Hello everyone. In this part of the video, we are going to discuss the poetry section of ninth class NCERT textbook and the name of the textbook is Beehive पोइट्री सेक्शन हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो नाइन्थ क्लास की जो पोइट्री सेक्शन है उसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। जितने भी पोइम एनसीईआरटी से प्रेस्क्राइब्ड है नाइन्थ क्लास में वो सभी आपको इस एक ही वीडियो में समराइज़ की जाएंगी। और जो हमारी सबसे पहली जो पोइम है जिसका नाम है, जो आपको स्क्रीन पर विजिबल है, उसका नाम है द रोड नोट टेकन। और जो ये पोइम है गाइस वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। और आपसे सीधे सीधे कई बार क्वेश्चन में पूछा गया प्रीवियस ईयर्स में कि जो ये पोइम है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको बताना है, याद रखना है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई पोइम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पोइम में हमको देखने को क्या मिलता है, जो ये पोइम है सबसे पहले 1916 में पब्लिश की गई थी। और इस कविता में क्या कहना चाहते हैं कि बड़ा गहन विचार इस कविता में प्रस्तुत किया जाता है कवि के द्वारा। ऑन द सर्फेस द पोइम रिलेट्स अ सिंपल इंसिडेंट। अगर हम सरफेस लेवल पर देखें तो ये बड़ा एक सिंपल सा इंसिडेंट यहाँ पे दिखाया जाता है। इसमें क्या देखते हैं हम कि एक ट्रैवलर होता है जो जंगल से ट्रैवलिंग कर रहा होता है, यात्रा कर रहा होता है। और जब वो जंगल में जाता है तो उसके सामने दो रोड निकल कर आती हैं और वो देखता है कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसको कौन सी रोड सेलेक्ट करनी चाहिए। तो वो काफ़ी देर तक गहन विचार करने के बाद वो डिसाइड करता है कि उसे वो वाली रोड चूज़ करनी चाहिए जो सबसे ज़्यादा कम ट्रैवल की गई है। मतलब जब आप इसकी पिक्चर देखते हो टेक्स्ट बुक के अंदर तो आपको एक कवि है जो वहाँ पे दिखाई पड़ता है और वहाँ पे दो रोड दिखाई पड़ती हैं। जो एक रोड होती है बड़ी साफ़ सुथरी होती है और ऐसा लग रहा होता है कि वो बड़ी ज़्यादा यूज़ की गई रोड है। और जो दूसरी रोड होती है उसके ऊपर घास फूस झाड़ी वगैरह होती हैं, उगी हुई होती हैं। और वो ऐसा लगता है कि उससे बहुत कम लोगों ने उस रोड को सिलेक्ट किया होगा। तो यही जो कविता है, तो कवि जो होता है वो उसी रोड को सिलेक्ट करता है जो कि कम लोगों के द्वारा सिलेक्ट की गई थी। और यही चीज़ होती है जो कि सारा डिफरेंस क्रिएट कर देती है। और बड़ा वो खुश होता है कि उसने एक सही चॉइस सेलेक्ट की है। और यही होती है कि ओनली द फ्यूचर टेल्स वेदर अवर चॉइस वाज राइट और नॉट। सिर्फ यही जो चॉइस दिखाई गई है और हमारा जो फ्यूचर ही है वो हमको दिखाता है कि जो हमारी चॉइस है वो करेक्ट है या फिर नहीं है। तो यही सब इसकी पोइम की समरी मैंने आपको बता दी है। आप इसको रीड कर सकते हो। पतझड़ का मौसम था किसान, तो आप इसको पूरा यहाँ से रीड कर सकते हो। इंग्लिश समरी आप यहाँ से देख सकते हो, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आप यहाँ से देख सकते हो। और जिसकी हिंदी समरी वो आपको यहाँ से बिल्कुल आसानी से आप वीडियो को पॉज करके आसानी से रीड कर सकते हो। अब हम चलते हैं इसके जो नेक्स्ट पोइम है डायरेक्टली। देखिए, विंड का मतलब क्या होता है, हवा। जो ये पोइम है विंड, वो सुब्रमण्य भारती के द्वारा लिखी गई है। इसके पोइट का भी नाम आपको याद रखना है विद स्पेलिंग। और जो ये कविता है इसमें क्या कहता है कवि, इस पोइम में कविता वर्णन करता है कि जो हवा का एक्शन क्या है, हवा क्या काम करती है। ये क्या करती है, जब तेज़ हवा चलती है, आंधी तूफान आ जाता है तो ये खिड़कियों के शीशे तोड़ देती है, सेल्फ भी जो बुक्स रखी हैं उनको नीचे फेंक देती है और जो कमज़ोर मकान होते हैं उनको ये गिरा देती है। लेकिन इनका जो हवा का जो असर है वो मजबूत मकानों पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। और यह कमज़ोर आग को बुझा सकती है लेकिन जो तेज़ आग होती है इसको और भी ज़्यादा प्रचंड बना देती है, इसको और भी ज़्यादा ये भड़का देती है। तो कवि का ये विचार है कि कमज़ोर लोगों की कोई भी परवाह नहीं करता, तो इसलिए हमें वो कमज़ोर लोगों को यही सलाह देता है कि वे स्वयं को मजबूत बनाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी समरी थोड़ा और डिटेल में आपको अच्छे से समझ में आएगी, आप इसको रीड कर सकते हो। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको टू द पॉइंट समरी डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। विंड सुब्रमण्य भारती के द्वारा लिखी गई पोइम है। इसमें जो कवि है ये कहता है कि जो ये हवा होती है, जो आंधी तूफान होती है, वो कमज़ोर मकानों को गिरा देती है, खिड़कियों के शीशे तोड़ देती है और जो बुक सेल्फ के ऊपर बुक्स रखी उनको गिरा देती है। और वैसे ही ये कहना चाहता है कि हमें भी मजबूत बनना चाहिए ताकि हमें कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके, क्योंकि कमज़ोरों की कोई भी परवाह नहीं किया करता। ये पोइम है, बड़ी आसान सी पोइम है, यहाँ से आप इसके स्टैंजर्स को देख सकते हो। इसके बाद देखिए हम अगली पोइम पर चलते हैं, रेन ऑन द रूफ़। रेन ऑन द रूफ़ एक अगली पोइम है जो कि कोट स्किने के द्वारा लिखी गई है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट पोइम है, इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि जब आसमान में काले बादल छाए होते हैं और बारिश शुरू हो जाती है और प्रत्येक व्यक्ति रोमांचित हो उठता है, तो हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि वो अपने आराम से बड़े बिल्कुल मज़े से बिस्तर में पड़ा रहे। और बहुत सारी कल्पना उसके मन में दौड़ती रहती हैं। वह छत की ओर स्लेटों पर वर्षा की जो बूंदों की आवाज़ को सुनना उसे बड़ा अच्छा लगता है। तो प्रकृति की सुंदरता का वर्णन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। बड़ा आसान सा है ये, कुछ भी इसमें नहीं है। काफ़ी सारी यादें उसके मन में उठ करके आती हैं। उसकी माँ की स्मृति भी आ जाती है। आपसे पूछे जा सकते हैं किसकी स्मृति आती है, किसकी याद आती है, तो उससे उसकी माँ की स्मृति भी आती है।
उसकी जो मरी हुई माँ है उसको उसकी याद उसको आ जाती है और इस पर बड़ा वो खुश हो जाता है। एक बार फिर से वो वर्षा की पटर पटर की आवाज़ सुनता है और बहुत खुश हो जाता है। रेन ऑन द रूफ, यानी कि छत के ऊपर बारिश। बिल्कुल आसान से इसकी समरी या कोर्स की द्वारा लिखी गई ये पोइम है। अब हम अगली पोइम को डिस्कस करते हैं। चलिए, नेक्स्ट पोइम है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। लेक आइल ऑफ इनिसफ्री बाय विलियम बटलर यीट्स, WB यीट्स इसको शॉर्ट में बोला जाता है कवि को। और लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, इनिसफ्री का जो लेक आइलैंड है, झील टापू, उसके बारे में ये पोइम है। और इसमें क्या कहता है कि जो WB यीट्स है वो एक बड़े शांत और सुंदर स्थान पे जीवन व्यतीत करने की वो कल्पना करता है, कामना करता है। और इसी कल्पना में वो इनिसफ्री नामक स्थान का वर्णन करता है, जहाँ पे वो बालक के समय, जब वो अपने लड़कपन का टाइम था, वो टीनेज में था, तब वो अपना टाइम बिताया करता था। और उसको पता है कि जो ये जगह है वो बड़ी सुंदर है, प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, वहाँ पे बड़ी शांति है। और जो ह्यूमन सोल को वो बड़ा लाइट बना देती है, जो आत्मा को भार है जो वो हल्का कर देती है। और जो कोई भी आदमी है वो प्रकृति की कंपनी में बड़ा वो अच्छा फील करता है। तो यही कुछ है बस। अपनी जो पूरी लाइफ की जो भीड़ भाड़, बड़ी बिजी जो हेक्टिक लाइफ है, उसको वो छोड़ करके एक फेड अप हो चुका है उसकी हेक्टिक लाइफ से, उसकी प्रेजेंट लाइफ से। और वो जाना चाहता है कि उसी जगह पे जहाँ पे वो बचपन में रहा करता था, उसी जगह को फिर से एंजॉय करना चाहता है। यही कुछ इसमें बताया गया है। WB यीट्स के द्वारा ये पोइम लिखी गई है। अब हम चलते हैं अगली पोइम के ऊपर। 4 पोइम हमने देखी है, 5 मिनट के अंदर डिस्कस कर ली हैं लगभग। अब हम चलते हैं 5th पोइम की ओर, अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ये फोर्ब कैरी के द्वारा लिखी गई बड़ी सुंदर सी पोइम है, अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड बाय फोर्ब कैरी। इसमें हम क्या देखते हैं कि ये बड़ी सादी और बड़ी शिक्षाप्रद स्टोरी है। इसमें हमको एक अच्छी सीखने को मिलती है कि हमें लालची नहीं होना चाहिए, हमें गरीब और भूखे लोगों की सहायता करनी चाहिए। एक दिन क्या होता है, यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि पोइटस टेल्स अस ए स्टोरी, जो कवित्री है हमको एक स्टोरी सुनाती है कि नॉर्थलैंड की ये स्टोरी है। उस टाइम पे क्या होता था, सेंट पीटर लिव्ड ऑन द अर्थ। सेंट पीटर रहा करते थे और वह पूरे संसार में प्रीचिंग करते थे, उपदेश दिया करते थे उसके अपने तरीके से। एक दिन क्या होता है, वो एक झोंपड़ी में आते हैं और वहाँ पे वो एक औरत को देखते हैं जो कि केक बना रही थी। और उसको बोलते हैं कि, उसको बताते हैं कि जो सेंट पीटर होते हैं बताते हैं कि मैंने 2 दिन से, पूरे दिन से व्रत रखा हुआ है और वो बहुत भूखा है और बहुत ज़्यादा थका हुआ है। और वह उसको पूछता है कि क्या वो उसको थोड़ा केक का टुकड़ा दे सकती है। तो जो वुमेन थी वो बड़ी ग्रेडी थी, बड़ी लालची थी, वो नहीं चाहती थी। तो वो क्या करती है, वह उस सेंट के लिए बड़ा छोटा सा केक बनाती है। और जब केक तैयार हो जाता है, जब उसको बेक कर रही, तो सोचती कि ये तो देने के लिए बड़ा केक है, क्योंकि वो लालची होती है, लालच उसके मन में होता है, वो नहीं चाहती उसको इतना बड़ा केक देना। तो वो एक और केक बनाती है जो उससे भी छोटा होता है। लेकिन जब वो भी तैयार हो जाता है तो वो उसको भी सोचती है कि तो बहुत बड़ा है देने के लिए। तो वो एक छोटा केक बनाती है और उसके लिए, लेकिन वो बहुत ग्रेडी थी, तो उसका एक पार्ट भी उसको नहीं देना चाहती थी। तो इसलिए उसने क्या किया, सो प्लेस्ड इट ऑन द शेल्फ। उसने उस केक को भी शेल्फ के ऊपर रख दिया। और जब सेंट पीटर ने ये सब देखा तो वो बड़ा गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि तुम बहुत सेल्फिश हो, तुम डिज़र्व नहीं करती कि तुम इस मानव के रूप में यहाँ पे रहो। तुम भोजन को डिज़र्व ही नहीं करती, तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं है भोजन पे, तुम्हारा शेल्टर का भी कोई अधिकार नहीं है, फायर टू कीप यू वार्म, ना ही तुम्हारा कोई अधिकार है कि तुम आग से अपनी बॉडी को गर्म रख सको। ही कर्स्ड हर, उसको अभिशाप दे देता है कि वो एक पक्षी में बदल जाए और वो एक वुड पैकर, एक लकड़बग्गा वो बन जाती है, जो कि चिमनी से उड़ करके निकलता है। अंत में जो कवित्री क्या कहती है कि हर एक स्कूल जाने वाला लड़का हैज सीन हर इन द वुड, हर स्कूल जाने वाला लड़का उसको जंगल में देखता है और वह अभी भी वहीं पे रहती है पेड़ों में। सी कीप्स बोरिंग ट्रीज फॉर हर फूड ऑल डे, वह फूड अपने भोजन के लिए वृक्षों में सारा दिन छेद करती रहती है। यही पोइम बड़ी लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इस कविता का नाम है। फोर्ब कैरी के द्वारा ये कविता लिखी गई है। तो ये सब बातें आपको जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है वो याद रखनी है, ये आपके एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। अब हम अगली पोइम की ओर चलते हैं। नो मैन आर फॉरेन, जेम्स किरकप के द्वारा ये पोइम लिखी गई है। इसमें कवि हमको सिर्फ एक ही शिक्षा देना चाहता है कि कोई भी आदमी विदेशी नहीं है, कोई भी भाषा दूसरी नहीं है, सबको यूनिटी और हारमोनी, एकता से रहने का संदेश देता है। आप इसकी समरी यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, पढ़ सकते हो, बड़ी इजी सी समरी है। राष्ट्रों के बीच एकता और समरसता का वह संदेश देने वाली कविता है। इसमें कहते हैं कोई भी व्यक्ति अजीब नहीं है, कोई भी प्रदेश नहीं है,
मतलब कोई भी राष्ट्र प्रदेश यानी कि विदेशी नहीं है, हम सभी इंसान हैं और सब में एक आत्मा है। और हमारी चमड़ी तो अलग अलग रंगों की हो सकती है, लेकिन हमारी आत्मा तो एक ही जैसी है। हो सकता है कि हम किसी दूसरे देश में रहते हों, कोई दूसरी भाषा बोलते हों, लेकिन हम सब प्रकृति का पूर्ण रूप से आनंद लेते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी आंखों की जागने, सोने और प्यार करने का कार्य करती हैं। सारे संसार में एक समान से रहते हैं और यही तथ्य है कि चाहे हम कहीं पर भी रहें, हमारे जो ताकत को प्यार से पराजित कर सकती है। हम अपने मन में ये बात रखनी चाहिए कि यदि हम दूसरों से घृणा करते हैं तो इसका मतलब है कि हम स्वयं से ही घृणा करते हैं। और लास्ट में कवि क्या कहना चाहता है इस पोएम में कि हम अपने कार्यों से इस धरती को प्रदूषित कर रहे हैं। हमें पर्यावरण को बचाने के लिए बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सारा ब्रह्मांड भगवान की सृजना है और हम सभी एक हैं। नो मैन आर फॉरेन कविता के नाम से इनको समझ में आ जाता है। जेम्स किरकप के द्वारा ये पोइम लिखी गई है। अगली पोइम देखिए, हम डिस्कस करते हैं, बड़ी आसान। अगला है द डक एंड द कंगारू। एडवर्ड लियर की एक पोइम है, ह्यूमरस पोइम है, हास्यास्पद है। इसमें जो डक होती है वो कंगारू से बोलती है कि क्या तुम मुझे पूरे संसार की सैर कराओगे अपनी पीठ के ऊपर बिठा करके। तो कंगारू बोलता है कि तुम सारा दिन पानी में रहती हो, तुम्हारे पैर काफ़ी ठंडे होते हैं, तो इससे मुझे रोमैटिस नाम की बीमारी हो जाएगी। रोमैटिस एक गठिया बाघ की बीमारी होती है, या मैं आपको उसका नाम भी दिखाऊंगी। ये देखिए, ये बीमारी आपको हो जाएगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उस बीमारी का नाम बताइए, जो कि डक एंड द कंगारू पोइम में उस कंगारू को होने का डर रहता है। और जो ये पोइम एडवर्ड लेयर के द्वारा लिखी गई है, पोइट का नाम आपको याद रखना है। तो वो बोलते हैं कि मैंने जुराबें ले ली हैं, अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए लबादा ले लिए। इस तरह से वो आपस में एक डील करते हैं। तो कंगारू एग्री हो जाता है और उसको अपनी सीटें उसकी पीठ पे बिठाता है, उसकी एट द एंड ऑफ हिज टेल, उसकी पूंछ के बिल्कुल लास्ट सिरे पर उसको बिठाता है। और फिर वो अपनी जो सैर के लिए वो निकल जाते हैं और पूरे संसार का वो 3 बार भ्रमण करते हैं। ये पोइम है, बड़ी आसान सी पोइम है। अगली पोइम देखिए, हम करते हैं इसको डिस्कस। ऑन किलिंग अ ट्री, एक पेड़ के मारने पर, गिव पटेल। इस कविता में क्या कहना चाहता है, बल्कि पेड़ को मारने की बात नहीं कर रहा, वो पेड़ को तो सिंबलाइज कर रहा है कि सामाजिक बुराई से उसको सिंबलाइज कर रहा है कि हमें पेड़ को काटने से कुछ नहीं होगा, इसको जड़ से उखाड़ देना चाहिए। अगर हम पेड़ की टहनियों को काटेंगे तो ये फिर से ग्रो हो जाएगा, फिर से इसके जो घाव भर जाएंगे और फिर से ऐसे ही ग्रो करेगा। मतलब क्या कहना चाहता है कि हमें सामाजिक बुराइयों को सिर्फ आलोचना करने से ख़त्म नहीं होने वाली, हमें इनको जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। जिस प्रकार से एक पेड़ को उखाड़ के हम उसको सुखा देते हैं, सूखने के लिए छोड़ देते हैं, फिर ही उसका अंत होता है, उसी प्रकार से सिर्फ आलोचना करने से सामाजिक बुराइयों का अंत नहीं होगा। समाज को उनसे हमेशा से मारने के लिए जड़ से ही उखाड़ देना चाहिए। बस यही कहना चाहता है। ऑन किलिंग अ ट्री सिंबलाइज करता है वो ट्री को सामाजिक बुराइयों से। नेक्स्ट देखिए गाइस, द स्नेक ट्राइंग। इस पोइम से क्वेश्चन पूछा गया था, W.E. रोज के द्वारा ये पोइम लिखी गई है। इससे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो स्नेक है वो लास्ट में कहाँ पे छिप जाता है। तो वो बाद में सबसे लास्ट में देखिए यहाँ पे रिपल्स में वो छिप जाता है, इन द ग्रीन। ये जो पोइम है वो स्नेक के बारे में है। वन डे, एक दिन स्नेक क्या होता है, वो एक बड़ी धूल भरे किनारे पर पड़ा होता है, तालाब के किनारे पर, और कोई उसको ऑब्जर्व करता है और उसके पीछे वो डंडा लेकर के भागता है, उसको मारना चाहता है। और स्नेक भी उससे बचने की कोशिश कर रहा है, वो भाग रहा है और वो जो दूसरा इंसान है वो उसका डंडा लेकर के पीछा कर रहा है। और जब कभी उसको देखता है कि कोई इंसान है जो चेज़र है, पीछा करने वाला, वो सांप को मारना चाहता है, तो वो बताता है कि सांप ने तुम्हारा कोई नुकसान पहुंचाया, इसको मत मारो, ये चला जाएगा अपने आप। तो ये तो एक छोटे बच्चे को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो चेज़र है उसकी बात नहीं सुनता। ही इज़ आफ्टर द स्नेक बट इट डिसअपियर इन रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स। वो सांप के पीछे पड़ा रहता है और जो सांप क्या होता है, सरकंडों में, हरे सरकंडों में जाकर के वो लहरों के बीच ओझल हो जाता है, रिपल्स में वो छिप जाता है। यही क्वेश्चन पूछा गया था द स्नेक ट्राइंग पॉइंट, जो कि W.E. रोज के द्वारा लिखी गई कि सांप कहाँ पे छिपता है, इन द रिपल्स, रिपल्स में वो छिप जाता है, हरे सरकंडों के बीच में, लहरों के बीच में ओझल हो जाता है। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ये 10वीं पोइम है। मुझे लगता है लास्ट पोइम में हमने सभी पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया, सिर्फ 15 मिनट में आपके सामने समरी डिस्कस की जा चुकी है। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये पोइम लिखी गई है। इसमें क्या कहना चाहता है जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाने के बारे में वर्ड्सवर्थ के द्वारा इस कविता की रचना की गई है। जब कभी उसकी मृत्यु के बारे में सोचता है तो उसे कैसा लगता है, तो उसे दुख का आवाज़ कैसे होता है, और यह उसकी आत्मा को कैसे जड़ कर देता है, और उससे क्या चीज़ है जो उसे राहत और शांति प्रदान करती है, यही कविता का विषय है। इसमें जो वर्ड्सवर्थ होता है, एक स्मॉल काल्पनिक लड़की होती है लूसी। एक क्वेश्चन आया था, लूसी पोइम्स है जो किसके द्वारा लिखी गई है, तो लूसी जो पोइम है वो विलियम वर्ड्स के द्वारा लिखी गई है।
और वो उसकी जो मृत्यु है उसके ऊपर बड़ा गहरा प्रभाव डालती है। कवि कहता है कि हर डीप स्लीप हैज़ मेड हिज सोल ए सील, कि उसकी जो गहरी नींद थी, मृत्यु रूपी उसकी जो डेथ के रूप में जो उसकी नींद थी, उसने उसकी आत्मा को जड़ बना दिया है। और स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, एक ऐसी स्लम्बर जिसने मेरी आत्मा को सील कर दिया है। उसकी जो डेथ है उसने उसको इतना संवेदनशील बना दिया है, इतना असंवेदनशील उसको बना दिया गया है कि कांट रियलाइज ह्यूमन फियर्स, उसको मानवीय डरों का आभास ही नहीं हो रहा। वह कहता है कि वह बच्ची की कोई फीलिंग नहीं है इस अर्थ से, एंड बिकॉज शी हैज़ डाइड, बच्ची को उस संसार से कोई भी फीलिंग नहीं रही क्योंकि वो मर चुकी है। नाउ शी कांट हियर और सी एनीथिंग, अब वो कुछ भी सुन नहीं सकती है और ना ही वो कुछ देख सकती है। बट द पोइट कंसोल्स हिमसेल्फ, लेकिन जो कवि है अपने आप को कंसोल करता है विद द थॉट दैट सी हैड बिकम अ परमानेंट पार्ट ऑफ नेचर। वो ये विश्वास करता है, वो ये विचार करता है कि वो प्रकृति का एक पार्ट बन चुकी है। सी मूव्स इन दिस कॉस्मोस एज द अर्थ डज ऑन इट्स एक्सिस इन द डेली रूटीन, जिस प्रकार से ये पृथ्वी भ्रमण करती है, विचरण करती है, पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, उसी प्रकार से वह भी इस कॉस्मोस में, इस ब्रह्मांड में वो विचरण कर रही है। सी इज़ मूविंग विद द रॉक्स, स्टोन्स एंड ट्रीज ऑल द टाइम, वह इन चट्टानों, पत्थरों और वृक्षों के साथ विचरण वो कर रही है। तो गाइस ये थी 10 पॉइंट जो कि हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद मोमेंट्स एक और टेक्स्ट बुक है, वो मैं बाद में कभी डिस्कस करूँगी। जो इसके बिहाइव जो टेक्स्ट बुक है उसकी मैं 6 से 7 चैप्टर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें डिस्कस कर चुकी हूँ। पोइट्री सेक्शन आपका यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिया, और जो ये मोमेंट्स वाला है इसको भी आप डिस्कस ज़रूर करेंगे हम किसी सेपरेट वीडियो में। बट वो कब होगा, जब आप इन वीडियोज़ के नीचे अपना पॉजिटिव फीडबैक दोगे, और ये मुझे तभी, जो ये आप पॉजिटिव फीडबैक देते हो यही चीज़ होती है जो मुझे एनकरेज करती है इसी प्रकार की और वीडियोज़ बनाने के लिए। आई होप यू लाइक द वीडियो, देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ सुपर डायमंड नॉलेज। गाइस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो 10th क्लास की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, इन शॉर्ट द पोइट्री सेक्शन को हम आज की इस वीडियो में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। आप यदि आज की वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको 10th क्लास की एनसीईआरटी से कोई भी पॉइंट्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी यदि आप इन पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है एनसीईआरटी 10th क्लास डिटेल लाइन वाइज लाइन मैंने पूरी पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कर सकते हो। यदि आपको शॉर्ट समरी चाहिए कम टाइम में तो आप ये वीडियो देख सकते हो, ये भी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगी। बट यदि आप चाहते हो कि आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग हो, आप पॉइंट्स की हर एक लाइन को देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आप उस प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो। जो 10th क्लास की ये टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें जो सबसे पहली पोइम है वो है डस्ट ऑफ स्नो। स्नो होती है बर्फ़, डस्ट होते एक प्रकार से कण, बर्फ़ के कण जो होते हैं, उसके ऊपर ये पोइम है। ये पोइम का टाइटल रहने वाला है डस्ट ऑफ स्नो। और जो ये पोइम है गाइस वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको रीड करना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट है इज़ अ वेल नोन अमेरिकन पोइट हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है उनकी सिटीजनशिप के बारे में कि वो किस देश के हैं। अमेरिकन पोइट ऑफ नेचर इन दिस पोइम प्रेजेंट्स अ मोमेंट दैट सीम सिंपल बट हैज़ अ लार्जर सिग्निफिकेंस। जो ये अमेरिकन पोइट हैं वो नेचर के बारे में लिखते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और इस पोइम में वो ये प्रेजेंट करना चाहते हैं कि एक मोमेंट जो सिर्फ सिंपल सा लगता है लेकिन उसका बड़ा महत्व होता है। इट इज़ अ हाईली सिम्बॉलिक पोइम, यह एक सिम्बॉलिक पोइम है, प्रतीकात्मक है ये। वन डे द पोइट सिट इन अ डिप्रेस्ड मूड, डिप्रेस्ड होता है, डिस्प्रेस्ड होता है गाइस, बिल्कुल उदास मूड में बैठा हुआ था एक दिन कवि। ए प्लेजेंट थिंग हैपन्ड इन द ट्री, उस पेड़ में एक बड़ी अच्छी सी चीज़ घटित होती है। वो क्या होती है? इट चेंज्ड द पोइट्स मूड, ये कवि के मूड को पूरी तरह से बदल देती है। इट सेव्ड द रेस्ट ऑफ द डे फॉर द पोइट, और जो घटना होती है, कुछ ऐसा अच्छा घटित होता है, वो उसके पोइट के मूड को तो चेंज कर ही देती है, बल्कि वो जो दिन का बचा हुआ हिस्सा है उसको भी वो कवि को बचा देती है, मतलब उसको वेस्ट नहीं होने देती। अब यहाँ पर हम इसकी डिटेल्ड समरी देखते हैं। डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ ब्यूटीफुल पोइम ऑफ नेचर बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई एक बड़ी सुंदर सी
प्रकृति से रिलेटेड कविता है। इन दिस पोइम अ सिंबलिक इंसिडेंट इज़ प्रेजेंटेड। इस पोइम में एक बड़ी अच्छी सी सिंबलिक घटना घटती है। वो क्या घटना घटती है वो हम डिस्कस करेंगे। द पोइट इज स्टैंडिंग बीनीथ अ हेमलॉक ट्री। जो कवि था वो एक हेमलॉक के ट्री के नीचे खड़ा हुआ था। हेमलॉक क्या होता है? धतूरे के पेड़ को हेमलॉक बोला जाता है। ही इज़ इन अ सैड मूड। वो बड़े उदासी भरे मूड में था। ही थिंक्स दैट हिज डे हैज़ बीन लॉस्ट। वो सोचता है कि उसका जो दिन है वो गुम हो चुका है, वो खो चुका है। जस्ट देन, उसी वक्त क्या होता है? एक क्रो शेक्स द हेमलॉक ट्री। जो एक कौवा होता है वो हेमलॉक की ट्री को हिलाता है और डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम। और जो बर्फ़ के कण होते हैं वो उस कवि के ऊपर गिर जाते हैं। दिस लिटिल इंसिडेंट ब्रिंग्स अबाउट अ सडन चेंज इन द स्टेट ऑफ द पोइट्स माइंड। जो ये घटना होती है, जो बर्फ़ के कण उसके ऊपर गिरते हैं, उससे क्या होता है? कवि के मन है जो वो पूरी तरह से बदल जाता है। हिज मूड हैज़ चेंज। उसका जो मूड होता है वो पूरी तरह से बदल जाता है। ही थिंक्स दैट इट हैज़ सेव्ड द रेस्ट ऑफ हिज डे एंड गेट्स बिजी विद हिज वर्क लाइक द क्रो। और वो उसी प्रकार से अपने काम में बिजी हो जाता है जैसे कि वो कौवा अपने काम में बिजी होता है। इस प्रकार से देखिए एक छोटी सी घटना होती है जो एक कवि के बचे हुए दिन को बचा लेती है। बिल्कुल आसान सी पोइम है। यहाँ पे आप इसकी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। पोइम को लाइन बाय लाइन पढ़ के हम दोबारा से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जब प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे और नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट बनी मिलेंगी और वो सारी ही वीडियोस आपके एसटेट, टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। आप इनको ज़रूर विजिट करना। इनको हम बार बार से नहीं पढ़ेंगे, आप इनको देख सकते हो। नेक्स्ट जो पोइम है वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है और इस कविता में भी जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो देखो क्या कहता है। और जो इस पोइम का टाइटल है गाइस वो है फायर एंड आइस। और जो ये पोइम है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। फायर एंड आइस इज अ हाईली सिंबलिक पोइम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगेन ये भी सिंबलिक पोइम है। आपसे पूछा जा सकता है कैसी ये पोइम सिंबलिक पोइम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। दिस पोइम इज़ अ मेडिटेशन अबाउट। मेडिटेशन होता है चिंतन, ध्यान करना, किसी चीज़ के ऊपर विचार करना, गहन विचार करना गहनता से। अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। इस बात के ऊपर विचार किया जाता है कि जो संसार का अंत है वो कैसे होगा। द पोइट सेज, कवि कहता है कि दैट द फायर ऑफ लस्ट एंड एंडलेस डिज़ायर एंड आइज ऑफ हेट्रेड अमंग ह्यूमन बींग्स विल पुट दिस वर्ल्ड टू एन एंड वन डे। कवि कहता है कि जो इच्छाओं की आग है, जो हमारी कामनाओं की आग है वो, और जो हमारी कभी न ख़त्म होने वाली इच्छाएं हैं वो, और जो घृणा है, घृणा रूपी बर्फ़, जो घृणा की तुलना बर्फ़ से की गई है, वो जो बर्फ़ है वो इस संसार का एक दिन अंत कर देगी। ये बातें वो कहता है। इसकी डिटेल्ड समरी देखिए। फायर एंड आइस इज़ अ सिंबलिक पोइम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोइट वॉन्ट्स टू अवेयर द ह्यूमैनिटी दैट एवरीथिंग विल एंड वन डे एज अ रिज़ल्ट ऑफ ह्यूमन मिसडेड्स। कवि क्या कहना चाहता है कि जो ह्यूमैनिटी का अंत एक न एक दिन ज़रूर हो जाएगा। क्यों? किस वजह से? एज अ रिज़ल्ट ऑफ ह्यूमन मिसडेड्स। मिसडेड्स क्या होता है? जो हमारे बुरे कर्म हैं उनकी वजह से इस पृथ्वी का अंत एक न एक दिन ज़रूर हो जाएगा। द पोइट सेज दैट बोथ फायर एंड आइस आर डिस्ट्रक्टिव। जो कवि क्या कहता है कि जो ये आग और बर्फ़ है वो दोनों ही डिस्ट्रक्टिव हैं। डिस्ट्रक्टिव का मीनिंग होता है विनाशकारी हैं। फायर ऑफ वियोलेंट डिज़ायर्स, जो ये हिंसक इच्छाएं हैं इनकी आग है। विल पुट द वर्ल्ड टू एन एंड, ये संसार का अंत कर देंगी। इफ़ द वर्ल्ड हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि जो संसार का जो नष्ट दो बार होना पड़ा, देन इट विल बी पेरिश्ड बाय द हेट्रेड बिटवीन मैन एंड मैन। एक तो जो हमारी इच्छाओं की आग है वो ख़त्म कर देगी संसार को, वो एंड कर देगी संसार का। अगर संसार को दो बार नष्ट होना है तो जो ये घृणा है जो एक आदमी दूसरे आदमी से करता है वो भी संसार का अंत कर देगी। आइस हैज़ बीन प्रेजेंटेड एज अ सिंबल ऑफ हैट्रेड। इस पोइम में जो आइस है उसको हैट्रेड का सिंबल के रूप में इसको प्रेजेंट किया गया है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फायर और आइस पोइम में जो हैट्रेड है उसको किसके फॉर्म में दिखाया गया है, किसके हैट्रेड का सिंबल किसको दिखाया गया, तो वो आइस को दिखाया गया है। अगेन इसकी लाइन्स आप वहाँ से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट जो थर्ड पोइम आती है हमारी वो आती है अ टाइगर इन द जू। टाइगर एक ये भी नेचर से रिलेटेड पोइम है। टाइगर इन द जू, जो ये कविता है गाइस वो लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई है। टाइगर इन द जू इज़ अ लवली पोइम बाय लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई बड़ी प्यारी सी कविता है ये। दिस पोइम कंट्रास्ट का मतलब होता है कि तुलना करती है। अ टाइगर इन द जू, कि एक जू में टाइगर कैसा है, एंड
द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, और जो इसके टाइगर इसके जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें कैसा है। एक टाइगर का कंपैरिजन यहाँ पे दिखाया गया है कि वो अपने प्राकृतिक आवास में किस प्रकार से रहता है और वो एक जू में किस प्रकार से रहता है, वो कंपैरिजन यहाँ पे दिखाया गया है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू, द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल, जो एक कविता है वो जू से जंगल की ओर जाती है, एंड बैक अगेन टू दो जू, वापिस जो जू का वर्णन यहाँ पे मिलता है हमको। इन दिस हिज नेचुरल सराउंडिंग, उसके प्राकृतिक आवास में द टाइगर इज़ हैप्पी एंड जॉयफुल, जो टाइगर होता है वो बड़ा हैप्पी होता है, बड़ा जॉयफुल वो होता है। बट इन अ केज, लेकिन एक पिंजरे में, ही इज़ फुल ऑफ रेज एंड ट्रबल, लेकिन पिंजरे में वो रेज होता है गुस्सा, ट्रबल होता है मतलब बड़ा परेशान होता है, उदासी में वो होता है। द पोइम शोज द ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, जो ये कविता है फ्रीडम की इम्पोर्टेंस को बताती है। अब इसकी डिटेल्ड समरी देखिए कि यहाँ पे डिटेल्ड समरी यहाँ पे है आपको देखने को मिल रही है। इन दिस पोएम लेस्ली नॉरिस हैज़ गिवन एन अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टाइगर, बड़ा उपयुक्त वर्णन यहाँ पे हमको टाइगर का देखने को मिलता है। दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू इन हिज केज विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। इस कविता में जो टाइगर है उसकी जू में और उसके नेचुरल हैबिटेट में जब वो रहता है उसका कंपैरिजन यहाँ पर किया गया है। दिस पोइम, जो ये पोइम है, मूव्स फ्रॉम जू टू द जंगल, ये कविता है जो जू से जंगल की ओर जाते हैं और वापिस जंगल से लेकर के जू का यहाँ पे हमको वर्णन देखने को मिलता है। द पोइट सीज अ टाइगर फुल ऑफ रेज बट क्वाइट, वो कैसे देखती है, जो पोइट है वो कैसे देखता है कि वो गुस्से से भरा हुआ बट शांत है। मूविंग इन हिज केस इन अ स्टारी नाइट, एक तारों भरी रात में वो अपने पिंजरे में चलता रहता है, हिलता रहता है, चलता रहता है। द पोइट फील्स दैट द टाइगर शुड हैव बीन मूविंग फ्रीली इन द फॉरेस्ट एंड हंटिंग एट हिज विल, जो कवि है वो कैसा फील करता है, क्या फील करता है, दैट जो टाइगर है उसको उसके जो नेचुरल हैबिटेट है यानी कि फॉरेस्ट है वहाँ पे छोड़ दिया जाना चाहिए, एंड हंटिंग एट हिज विल, और जो उसकी मर्ज़ी से वो शिकार करे उसके ऊपर उसको छोड़ देना चाहिए फ्रीली। बट नाउ ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन अब उसको एक कंक्रीट ईंट और पत्थर से बनी हुई कोठरी के अंदर बंद कर दिया गया है। बार्स बिहाइंड द बार्स, सलाखों के पीछे उसको बंद कर दिया गया है। एट नाइट, रात में ही वॉचेस स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एंड लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम, उसकी चमकदार आँखों से वो तारों को देखता है और फ्रीडम की वो इच्छा करता है। लॉन्ग्स होता है इच्छा करना। अब देखिए इसकी जो स्टेंजेस है आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट पोइम आती है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। आप इनके पॉइंट्स के और पोइट्स के नाम ज़रूर याद रखिएगा। और इस भी जो ये टॉपिक है पोइम्स और पोइट्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं इसी टॉपिक से, कि जो ये चैप्टर है किसके द्वारा लिखा गया, ये पोइम किस पोइट के द्वारा लिखी गई। तो आप इसको ज़रूर देख सकते हो। इसकी भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है 6 to 12 राइटर्स नेम और चैप्टर्स नेम, आप उसको जरूर विजिट करना है। स्टेट टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश देने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कहना चाहता है कवि कैरोलिन वेल्स के द्वारा पोइम। दिस ह्यूमरस होता है हास्यास्पद यानी कि एक मनोरंजन भरी ये पोइम है। सजेस्ट दैट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल। इसमें जो ये ह्यूमरस पोइम है इसमें एक कविता है जो ये जंगली जानवरों को पहचान करने के बारे में कुछ खतरनाक तरीकों का वर्णन करती है कि हम जंगली जानवरों को कैसे पहचान सकते हैं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, कि जंगली जानवरों को हम कैसे पहचानें। द पोइट गिव्स अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ एशियन लॉयन एंड द बंगाल टाइगर। जो कवि है इस पोइम में वो हमको एशियन लॉयन और बंगाल टाइगर का एक बड़ा सुंदर सा वर्णन प्रस्तुत करता है। देन ही पॉइंट्स आउट अबाउट द लियोपर्ड, उसके बाद वो लियोपर्ड के यानी कि तेंदुए के बारे में बताता है। एंड द बेयर भालू के बारे में बताता है। ही डिस्क्राइब्स द हैना फॉर इट्स स्माइलिंग फेस, एक हैना का वर्णन करता है ये इसकी मुस्कुराते हुए चेहरे की वजह से। एंड द क्रोकोडाइल फॉर इट्स टीयर्स, और मगरमच्छ का वर्णन करता है इसके आंसुओं की वजह से। देन द पोइट डिस्क्राइब्स हाउ द कैमेलियन चेंजेस इट्स कलर, उसके बाद वो दिखाता है कि जो गिरगिट है वो अपना रंग कैसे बदलता है। अब इसकी जो आप डिटेल्ड समरी देखिए। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल इज़ ए ब्यूटीफुल पोइम बाय कैरोलिन वेल्स अबाउट द स्ट्रेंज हैबिट्स एंड बिहेवियर्स ऑफ सम वाइल्ड एनिमल्स। कुछ वाइल्ड एनिमल्स की जो बिहेवियर्स होते हैं और कुछ विचित्र आदतें होती हैं उनके बारे में हमको ये बड़े ब्यूटीफुली बताता है। द पोइट सेज दैट द एशियन लायन, जो एशियन लायन का वर्णन क्या वर्णन दिखता है, इट इज़ अ लार्ज टाउनी बीस्ट विद अ फेयरफुल रोअर। जो ये होता है एशियन लायन
वो एक भूरे पीले रंग का बड़ी डरावनी गर्जन वाला एक विशालकाय पशु होता है। लार्ज टाउनी बीस्ट, गर्जन वाला एक बड़ा पावरफुल, बड़ा फियरफुल ये गर्जन करने वाला एक विशालकाय ये पशु होता है। ए टाइगर हैज़, एक टाइगर की जो ब्लैक स्ट्राइप्स होती हैं ऑन हीज़ येलो स्किन एंड ही इज़ ऑलवेज रेडी टू ईट हीज़ विक्टिम। इसकी येलो स्किन के ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं, फट्टियाँ धारियाँ बनी होती हैं और ये हमेशा तैयार रहता है अपने शिकार को खाने के लिए। ए लियोपर्ड हैज़ ब्लैक स्पॉट्स ऑन हीज स्किन, तेंदुए के ऊपर जो ब्लैक स्पॉट होते हैं उसकी स्किन के ऊपर। ही लिप्स ऑन हीज प्रे एंड ईट्स इट अप, अपने शिकार के ऊपर झपटता है। लिप्स का मतलब होता है झपटता है और वो अपने शिकार को खा जाता है। किस प्रकार से वो उसका शिकार करता है वो देखिए। अ बेयर कैन कम टू ह्यूमन कॉलोनीज, भालू होता है जो वो मानवीय कॉलोनी, मानवीय बस्तियों में वो आ जाता है। ही अग्स अप ए पर्सन, वो एक पर्सन को हक करता है। एंड कैन पुट टू डेथ, और वो उसकी मृत्यु कर सकता है। अ क्रोकोडाइल ऑलवेज शेड टीयर्स वाहिल ईटिंग इट्स विक्टिम, जो क्रोकोडाइल होता है वो उसके आंसू बहाता है इसके शिकार को जब वो खाता है। ए हेना ऑलवेज लुक्स स्माइलिंग, जो हेना होता है वो बड़ा स्माइलिंग दिखता है, बड़ा मुस्कुराता हुआ लगता है। अ कैमेलियन ऑलवेज चेंजेस इट्स कलर अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग, जो एक गिरगिट होता है वो इसकी सराउंडिंग्स के अनुसार अपना जो कलर है वो बदल देता है। दिस इज़ द स्ट्रेंज वर्ल्ड ऑफ सम ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, जो इस प्रकार से ये विचित्र संसार है, कुछ जंगली जानवरों के बारे में यहाँ पर दिखाया गया। जंगली जानवरों की विचित्र दुनिया यहाँ पे बताई गई है और ये पोइम है जो वो कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखी गई है। अब हम अगली पोइम की ओर चलते हैं। 5वीं पोइम है ये, 4 पोइम हमने डिस्कस कर ली हैं। द बाल पोइम, बाल पोइम जो ये पोइम है वो जॉन बैरीमैन के द्वारा लिखी गई है। बाल पोइम यहाँ पे बेसिकली आपको पता होगा एक बॉल, खेलने वाली बॉल का वर्णन किया गया है जिसे बच्चे खेलते होते हैं और बच्चों को बड़ी पसंद आती होती है ये चीज़ें। और ये बॉल का क्या डिस्क्रिप्शन हमको देखने को मिलता है, चलिए हम इसको रीड करते हैं इस पोइम से। इन दिस पोइम जॉन बैरीमैन टेल्स अबाउट आवर रिएक्शन एट सम मटीरियल लॉस। इस कविता में जो जॉन बैरीमैन है वो हमें बताता है कि हमारा क्या रिएक्शन रहता है जब भी हमारा जो कुछ मटीरियल लॉस हो जाता है, जब भी हमसे कोई चीज़ गुम जाती है तो हमारा क्या रिएक्शन रहता है। इस पोइम में दिखाया गया कि ये बॉय लॉसेस ए बॉल इन द वाटर, एक लड़का है जो पानी में अपनी बाल खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट एट द लॉस ऑफ द बॉल, अ बॉल डज नॉट कॉस्ट सो मच, एक गेंद की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं होती, फिर भी वो बड़ा उदास होता है। इट इज़ नॉट इवन डिफ़िकल्ट टू बाई ए न्यू बॉल, लड़के के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि वो एक नई बॉल खरीद ले। बट द पोइट वॉन्ट्स द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड दैट लॉसिंग थिंग्स इज अ कॉमन थिंग ऑफ लाइफ, लेकिन जो कवि है वो ये समझाना चाहता है कि चीज़ों का गुम जाना बड़ी एक स्वाभाविक सी चीज़ है, हमें किसी भी चीज़ को ज़्यादा सीरियसली लेकर के नहीं चलना चाहिए। अ बॉय लॉसेस, इसकी डिटेल्ड समरी यहाँ पे देखिए आप। अ बॉय लॉस अ बॉल इन द वाटर, ही इज़ वेरी अपसेट दो ही द बॉल डज नॉट कॉस्ट टू मच, गेंद की कीमत ज़्यादा नहीं होती, बट इट गिव्स अ बिग शॉक टू हिम, लेकिन इसकी वजह से इसको काफ़ी बड़ा झटका लगता है। ही कीप्स स्टेयरिंग एट द प्लेस वेयर हिज बॉल हैज़ गॉन, वह उसी जगह पर देखता रहता है जहाँ पर उसकी बॉल गई थी। द पोइट सीज ऑल दिस बट ही डजेंट इंटरफियर विद द बॉयज़ रूमिनेशंस, कवि सोचता है, सब कुछ देखता रहता है, लेकिन वो उसके जो रूमिनेशंस हैं, जो वो रिएक्ट कर रहा है उसी जगह पे वो देखे जा रहा है, उसको बड़ा दुख हो रहा है, तो वो उसके बीच में डिस्टर्ब, उसको इंटरफियर नहीं करना चाहता। द पोइट थिंक्स दैट द लॉस ऑफ द बॉल विल टीच द बॉय अ लेसन ऑफ एक्सेप्टिंग लॉस विद टॉलरेंस एंड प्लेजर, वो ये चाहता है कि जो ये उसकी बॉल गुमी है ये उसको ज़िंदगी का एक पार्ट सिखाए कि किसी भी चीज़ की जो गुम जाती है उसको टॉलरेंस और प्लेजर के साथ हमें स्वीकार करना चाहिए। Everyone has to lose something or the other in this world, हर किसी को इस संसार में कुछ न कुछ गुम जाता है उसका, और still they are to survive and fulfill their obligations, फिर भी उनको अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है, उनकी ड्यूटीज़ का उन्होंने ओब्लिगेशन करना पड़ता है। This loss makes the boy learn that gains and losses are the part and parcel of life, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो गेंस एंड लॉसेस हैं वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ हैं। वन शुड एक्सेप्ट दैम एज अ कॉमन मैटर, हर किसी को ये बड़े एक असामान्य वस्तु की तरह माननी चाहिए। ये बात वो सिखाना चाहता है कि हमें किसी भी लॉस को पकड़ करके नहीं बैठना चाहिए, अगर कोई चीज़ गुम गई है तो हमें उसे स्वीकार करना आना चाहिए। नेक्स्ट पोइम है गाइज, पोइम का नाम है अमांडा, और जो ये पोइम है गाइज वो रॉबिन क्लेन के द्वारा लिखी गई है।
इसका इंट्रोडक्शन देखिए क्या है इसके बारे में। इंट्रोडक्शन: एवरी चाइल्ड फील्स दैट ही और सी इज़ कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। हर बच्चा ये फील करता है कि उसको कंट्रोल किया जा रहा है और उसको इंस्ट्रक्ट यानी कि उसको बताया जाता है बार बार कि ये चीज़ नहीं करनी है, ये काम नहीं करना है। द चाइल्ड फील्स दैट हीज और हर फ्रीडम इज़ बीइंग कर्टेल्ड। ऐसा लगता है कि उसकी स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है, उसके ऊपर पर्दा डाला जा रहा है। इन दिस पॉइंट द पोइट रॉबिन क्लिन एक्सप्रेसेस द व्यूज़ ऑफ अ स्मॉल गर्ल। एक छोटी लड़की की वो यहाँ पे विचार प्रस्तुत करता है, उसका नाम अमांडा होता है। एंड अमांडा अबाउट लिबर्टी इन लाइफ, अमांडा के विचार वो प्रस्तुत करता है। अमांडा के विचार स्वतंत्रता के ऊपर, जीवन में स्वतंत्रता के ऊपर उसके क्या विचार है वो ये प्रस्तुत करता है। हाउ डज़ द गर्ल रिएक्ट टू द रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड अपॉन हर बाई हर पेरेंट्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जिस प्रकार से वो उनको रिएक्ट कर रही है, जो रेस्ट्रिक्शंस उसके पेरेंट्स ने उसके ऊपर लगाए हैं, वो बड़ी चीज़ इंटरेस्टिंग है। देखिए अब हम इसकी डिटेल्ड समरी पढ़ते हैं। जो ये पोइम है, देखिए गाइस, दिस पोइम इज़ अबाउट द व्यूज़ ऑफ ए स्मॉल गर्ल। जो ये पोइम है वो एक छोटी लड़की के विचारों के बारे में है, नेम्ड अमांडा, जिसका नाम अमांडा होता है। अबाउट लिबर्टी इन लाइफ, लिबर्टी की लाइफ में लिबर्टी क्या होती है उसके विचार इसके ऊपर दे गए हैं। सी इज़ इंस्ट्रक्टेड नॉट टू बाइट हर नेल्स, उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वह उसके नेल्स ना काटे। नॉट टू हंच हर शोल्डर, वो उसके कंधे उचका करके ना बैठे। सी इज इंस्ट्रक्टेड टू सिट स्ट्रेट, उसको ये निर्देशन दिया जाता है कि वह सीधे बैठे बिल्कुल। सी वॉन्ट्स फ्रीडम एंड विशेस टू ड्राफ्ट इन अ सी लाइक अ मरमेड, वो चाहती है कि उसको बिल्कुल स्वतंत्रता दी जाए और एक जलपरी की तरह, मरमेड होता है एक जलपरी की तरह, वो समुद्र में विचरण कर सके, ड्राफ्ट कर सके वहाँ पर। द स्पीकर आस्क हर इफ़ सी हैज़ डन हर होमवर्क, स्पीकर उससे पूछता है कि जो वक्ता है वो पूछता है कि उसने अपना होमवर्क कर लिया है। क्लीनड हर रूम्स एंड शूज़, क्या उसने अपना कमरा और उसके जूते साफ़ कर लिए हैं। द गर्ल विशेस दैट शी शुड बी एन ऑर्फन रोमिंग फ्रीली इन द डस्टी स्ट्रीट, वो चाहती है कि वो इच्छा करती काश वो अनाथ होती और वो ऐसे ही गंदी गलियों में, धूल भरी गलियों में वो आज़ादी से घूमती रहती। द स्पीकर फॉरबिड्स हर टू ईट चॉकलेट बट द लिटिल गर्ल डज नॉट इवन लुक एट द स्पीकर, जो स्पीकर है फॉरबिड करता है उसको, फॉरबिड का मतलब होता है उसको मना करता है, उसको रिजेक्ट करता है कि वो चॉकलेट ना खाए, लेकिन जो लड़की है वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देती। बिकॉज ही डज़ नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, क्योंकि वो उसको इस प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, प्रतिबंध, उसको पसंद नहीं है। सी कंसिडर हर सेल्फ टू बी रेपंजल, वो चाहते हैं कि वो एक रेपंजल हो जाए। एंड यंस होता है इच्छा करना। दैट सम प्रिंस विल कम फॉर द सेक ऑफ हर लिबर्टी, कोई राजा आएगा उसकी स्वतंत्रता के लिए, उसको आज़ाद कराने के लिए, ये बात वो सोचती रहती है। अब यहाँ पे आप इसकी लाइनें देख सकते हो, बड़ा इजी सा है ये, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हो। अगली जो पोइम है गाइस वो है द ट्रीज़, और जो ये पोइम है वो एड्रीन रिच के द्वारा लिखी गई है। द ट्रीज़ बाय एड्रीन रिच। दिस पोइम इज़ अबाउट अ डेकोरेटिव प्लांट्स। ये डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं जो घर में हम सजावटी पौधे लगाते हैं, वो उनके बारे में पोइम है ये। दीज प्लांट्स आर ग्रोन इन हाउसेज फॉर ब्यूटिफिकेशन, सुंदरता के लिए ये जो पौधे होते हैं घर में उगाए जाते हैं। दीज ग्रो इन स्मॉल पॉट्स एंड पैन, ये छोटे छोटे बर्तनों में या फिर छोटे छोटे फूलदानों में ये लगाए जाते हैं। दे हैव टेकन द प्लेस ऑफ लार्ज फॉरेस्ट ट्रीज, इन्होंने बड़े जो जंगल वाले पेड़ हैं उनकी जगह ले ली है। विच हैव बीन कट बाई द ह्यूमन बींग्स, जो कि इंसानों के द्वारा काटे जाते हैं। दिस पोइम प्रेजेंट्स द पिक्चर ऑफ हार्म टू नेचर बाई ह्यूमन बींग्स बाई देयर एक्शंस, जो इंसान उनके एक्शंस के द्वारा प्रकृति के नुकसान पहुँचाते हैं, उन सब का ये वर्णन करती है। समरी देखिए इसकी, द पोइम द ट्रीज रिटन बाई एड्रीन रिच इज़ अ पोइम अबाउट डेकोरेटिव प्लांट। जो ये पोइम है एड्रीन रिच के द्वारा लिखी हुई, ये डेकोरेटिव प्लांट्स के बारे में है। दीज प्लांट्स आर ग्रोन इन हाउसेज इन स्मॉल पॉट्स एंड पैन्स, छोटे छोटे बर्तनों में, छोटे छोटे फूलदानों में ये पौधे लगाए जाते हैं। दे आर नॉट यूजफुल फॉर बर्ड्स एंड इंसेक्ट, ये जो पौधे होते हैं ये बर्ड्स और इंसेक्ट, जो पक्षी और छोटे छोटे कीट होते हैं, उनके लिए यूज़फुल नहीं होते। बर्ड्स कांट सीट ऑन द ब्रांचेस, जो पक्षी होते हैं वो इनकी टहनियों पर नहीं बैठ सकते। इंसेक्ट कैंट हाइड देमसेल्व्स इन दैम, जो कीट होते हैं वो उनको उनके बीच में नहीं छिपा सकते। दे डोंट गिव एनी शेड, वो कोई छाया नहीं देते। देयर ट्विग्स आर स्टिफ, जो उनकी ट्विग्स होती हैं वो स्टिफ होती हैं, स्टिफ यानी कि कठोर होती हैं। देयर बोज आर लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट, उनकी जो शाखाएँ होती हैं वो जैसे मरीज होते हैं नए नए, न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट,
वो ऐसे पेशेंट जैसी होती हैं जो उनको अभी अभी अस्पताल से छुट्टी मिली होती है। दे आर डिवॉइड ऑफ लाइट, वो प्रकाश से वंचित होते हैं। देयर लिव्स रश टुवार्ड द ग्लास विंडो, जो उनके लिव्स होते हैं वो शीशे की खिड़की की तरफ दौड़ रहे होते हैं। लाइट बिकॉज दे फील सफोकेटेड, क्योंकि वो उनको सफोकेशन होती है, उनका दम घुटता है। इन द स्मॉल पॉट्स एंड पैंस, द पोइटेस इज सिटिंग इनसाइड हर रूम, जो कवित्री है वो उसके रूम में बैठी हुई है। सी इज़ राइटिंग लॉन्ग लेटर, लंबे लंबे वो पत्र लिख रही है। इट इज़ नाइट टाइम, रात का टाइम होता है। सी फील्स द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचेन, लाइकेन है सॉरी, लाइकेन की जो पत्तों की और लाइकेन होता है काई की गंध है वो उसकी तरफ आ रही इन साइड द रूम। द पोइटेस लॉन्ग्स फॉर दैट दिस ट्रीज शुड स्ट्राइव टू गेट लाइट एंड एयर, वो चाहती है कि ये जो वृक्ष हैं वो हवा और प्रकाश के लिए संघर्ष करें, स्ट्राइव करें। आगे देखिए गाइज, ये थी हमारी जो ट्रीज एड्रियन रिच के द्वारा लिखी गई। अगली जो पोइम है फोग, जो ये पोइम है फोग वो कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा लिखी गई है। फोग पोइम कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोइम द पोइट कार्ल सैंडबर्ग, जो कार्ल सैंडबर्ग हैं, हैज़ पोर्ट्रेट द नेचर एंड इट्स साइलेंट वर्क, इन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है, पोर्ट्रेट उसका चित्रण किया है। द पोइटिस, जो पोइट है, टेल्स बताता है दैट फोग कम्स साइलेंटली एंड स्लोली लाइक ए कैट, वो बताता है कि जो वो फोग होती है, फोग होता है धुंध, जो धुंध होती है बिल्कुल बिल्ली की जैसे आती है। इट इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ द यूज़ ऑफ मेटाफर इन द पोइट्री, ये बड़ा मेटाफर का बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है जो कि पोइट्री में यूज़ हुआ है। मेटाफर एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें किसी चीज़ की तुलना नहीं की जाती, बल्कि उस तुलना को उसके ऊपर थोपा जाता है। जो फोग है, फोग की जो उसकी तुलना है वो कैट से की गई है, ये मेटाफर होता है। इन दिस पोइम फोग द पोइट कार्ल सैंडबर्ग हैज़ पोर्ट्रेट द नेचर एंड इट्स साइलेंट वर्क, इसकी जो बिल्कुल शोर रहित कार्य है उसका वर्णन किया गया है। टू प्रूव हिज पॉइंट, उसके पॉइंट को प्रूव करने के लिए पोइट गिव्स अ कंपेरिजन ऑफ द फोग एंड ए कैट, एक बिल्ली का और एक धुंध का कंपेरिजन वो यहाँ पे करता है। द पोइट सेज दैट द फोग कम्स साइलेंटली, वो कहता है कि जो फोग होता है वो बड़ी साइलेंटली आती है। एंड स्लोली लाइक ए कैट, एक बिल्ली की तरह वो आती है। व्हेन इट कम्स इट डज़ नॉट डिस्टर्ब अस, जब ये आती है हमको डिस्टर्ब नहीं करती। इट सिट्स साइलेंटली एज अ कैट डज, ये बिल्कुल आराम से बैठती है जैसे कि एक बिल्ली करती है। इट गोज़ ऑन फॉलिंग एंड लुकिंग साइलेंटली ओवर हार्बर एंड सिटी, ये सिटी के ऊपर और हार्बर, ये शहर के ऊपर और बंदरगाह के ऊपर चुपचाप गिरता रहता है। हार्बर होता है बंदरगाह। देन इट मूव्स ऑन ऑल एट वंस गस्ट ऑफ माइंड, और फिर ये अचानक से हवा की झोंके के साथ वहाँ से चली जाती है। बिल्ली की तरह आती है दबे पाँव। जो फोग की तुलना है वो एक कैट से की गई है। अब अगली पोइम देखिए गाइस, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, और जो ये पोइम है गाइस वो ओजन नेस के द्वारा लिखी गई है। इंट्रोडक्शन देखिए, दिस पोइम इज़ अ कॉमिकल पोइम, कॉमिकल होता है बड़ी मजाकिया सी हास्य कविता है ये। रिटन बाई ओजन नेस के द्वारा लिखी गई है। इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेड, जो ये पोइम है वो एक बैलेड के बारे में बैलेड के फॉर्म में लिखी गई है। ये भी पोइट्री की एक फॉर्म होती है। बेलिंडा लिव्स इन हिज लिटिल वाइट हाउस, जो बेलिंडा होती है वो उसके छोटे से घर में रहती होती है। विद हर 4 पैट्स, उसके 4 पालतू पशुओं के साथ। दे आर इंक, यहाँ पे जो 4 हैं उनके नाम आप याद रख लेना, आपसे पूछे जा सकते हैं MCQ की फॉर्म में। इंक, जो कि एक लिटिल ब्लैक किटन, एक छोटा काला बिल्ली का बच्चा होता है किटन। ब्लिंक, ब्लिंक कौन होता है? एक ग्रे माउस। इंक किटन होता है, और जो ब्लिंक होता है वो एक माउस होता है, चूहा होता है। मस्टर्ड एक येलो कलर का डॉग होता है, और कस्टर्ड होता है वो एक ड्रैगन होता है। दे हैव अ रेड वैगन, वैगन होता है कार, उनके पास एक लाल रंग की गाड़ी होती है। ए पायरेट अटैक्स, पायरेट होता है एक समुद्री डाकू, अटैक्स उनके ऊपर अटैक करता है। बेलिंडा क्राइज फॉर हेल्प, बेलिंडा हेल्प के चिल्लाती है। द ड्रैगन गोबल्स द पायरेट, और जो ड्रैगन होता है, अजगर होता है, वो डाकू को निगल जाता है। ये चीज़ होती है इस पोइम में। अब इसको थोड़ा डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज़ अ कॉमिकल पोइम रिटन बाई ओजन नेस, ओजन नेस के द्वारा ये पोइम लिखी गई है। ए यंग लेडी, जिसका नाम बेलिंडा होता है, वो उसके छोटे से सफ़ेद घर में रह रही होती है उसके 4 पेट्स के साथ, जिसमें होते हैं एक इंक, एक ब्लैक किटन होता है जो ब्लिंक, एक ग्रे माउस होता है, मस्टर्ड येलो डॉग, और जो कस्टर्ड है वो एक पेट डॉग
पेट ड्रैगन होता है। ये आपको याद रखना है। इंक ब्लैक, जो इंक है वो ब्लैक कलर का किटन है, काला रंग का वो बिल्ली का बच्चा है। ब्लिंक ग्रे माउस है, और जो मस्टर्ड है वो येलो डॉग है। जो कस्टर्ड है वो एक पेट ड्रैगन है। ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखना, क्योंकि ये MCQs की फॉर्म में आपसे पूछी जा सकते हैं। इंक ब्लिंक मस्टर्ड बोस्टेड ऑफ देयर ब्रेवरी, जो इंक ब्लिंक और मस्टर्ड है, जो स्टार्टिंग के तीनों है, वो उनकी ब्रेवरी के बारे में डींगे हाँकते रहते हैं, अपनी बड़ी बड़ी हाँकते रहते हैं, जैसे अपने ही मुँह मियाँ मिट्ठू वो बनते रहते हैं। वन डे दे ऑफन मेड फन ऑफ कस्टर्ड फॉर हिज कवर्डिस, उसकी जो कस्टर्ड का वो मजाक उड़ाते हैं उसकी कायरता के लिए। वन डे एक दिन क्या होता है, ए पायरेट ब्रेक्स इनटू बेलिंडास हाउस, बेलिंडा के घर में एक डाकू आ जाता है। ही हैड पिस्टल्स इन हिज बोथ हैंड्स, उसके दोनों हाथों में पिस्टल होती है। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड रन अवे इन फेयर एंड हाइड देमसेल्व्स, वो डर के मारे छुप जाते हैं, भाग जाते हैं वहाँ से। बट कस्टर्ड फेसेस द पायरेट ब्रेवली एंड किल्स हिम, लेकिन जो कस्टर्ड होता है जिसका वो पहले मजाक उड़ा रहे होते हैं, वो ही उस डाकू का बड़ी बहादुरी से सामना करता है और उसको मार देता है। बेलिंडा वाज वेरी मच हैप्पी विद कस्टर्ड। सी, जो बेलिंडा होती है वो कस्टर्ड से बहुत खुश हो जाती है। सी एम्ब्रेस्ड हिम, उसको वो गले लगाती है। द अदर पेट्स ऑल्सो डांस विद जॉय, जो दूसरे पेट होते हैं वो भी बड़े खुशी से जॉय करते हैं, खुश हो जाते हैं वो कि हम बच गए। बट सून आफ्टर दे वर अगेन बोस्टिंग ऑफ देयर ब्रेवरी, लेकिन फिर से वो अपनी ब्रेवरी की जो डींगे हैं वो हाँकना शुरू कर देते हैं। बेलिंडा वाज अगेन टेकन इन बाय दैम, बेलिंडा फिर से उनकी बातों में आ जाती है। शी शोवर्ड ऑल हर केयर फॉर इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड, वो जो अपना पूरा ध्यान और जो उसका सारा प्यार ध्यान है वो इंक ब्लिंक और मस्टर्ड के ऊपर लगा देती है। लिविंग कस्टर्ड क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज, वो कस्टर्ड को ऐसे चिल्लाते हुए जो एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे की मांग कर रहा है उसको वो ऐसे ही छोड़ करके चली जाती है। यही पोइम होती है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। टेल होता है गाइज एक जो ऐसा वर्ड जिसका मतलब होता है टेल, स्टोरी या फिर कथा आप इसको बोल सकते हो। अगली पोइम देखिए क्या है, फॉर एनी ग्रेगरी। फॉर एनी ग्रेगरी देखिए क्या है, ये विलियम बटलर के द्वारा ये पोइम लिखी गई है। विलियम बटलर येट्स, शॉर्ट फॉर्म में इसको WB येट्स भी बोला जाता है। फॉर एनी ग्रेगरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट लव पोइम्स, ये लव पोइम है। जो डस्ट ऑफ स्नो और जो फायर एंड आइस हैं वो नेचर की पोइम है, नेचर पोइम है, और ये लव पोइम है फॉर एनी ग्रेगरी बाय विलियम बटलर येट्स। इन दिस पोइम द लव बिटवीन ए मैन एंड ए वुमन इज़ प्रेजेंटेड, इस कविता में एक आदमी और एक औरत के बीच में जो प्यार है उसको दिखाया गया है, उसको प्रेजेंट किया गया। लव इज़ डन बाय द कोर ऑफ वंस हार्ट, जो प्यार है वो दिल की गहराइयों से किया जाता है। इट डज़ नॉट मैटर अ लिटल ऑन लव इफ़ द कलर ऑफ द हेयर और द स्किन चेंजेस, ये मैटर नहीं करता कि यदि हमारे बालों का रंग, यदि हमारी स्किन का कलर जो चेंज हो जाता है, इसको प्यार, सच्चे प्यार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द पोइट इज़ इन डीप लव फॉर एनी ग्रेगरी, जो कवि है वो एनी ग्रेगरी के साथ सच्चा प्यार करता है। एंड वॉन्ट्स टू लव हर इन ऑल फॉर्म्स, और हर एक फॉर्म में वो उससे प्यार करना चाहता है, चाहे वो उसका कैसे ही भी वो हो जाए। जैसे बुढ़ापे में जो हमारी स्किन का कलर है वो चेंज हो जाता है, बालों का कलर चेंज हो जाता है, कैसे जो चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, लेकिन जो कवि का प्यार है वो उसको हर एक फॉर्म में उसको प्यार करना चाहता है, एनी ग्रेगरी को। WB येट्स की ये लिखी हुई कविता है। डिटेल्ड समरी देखिए, फॉर एनी ग्रेगरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट लव पोइम्स बाय विलियम बटलर येट्स। इन दिस पोएम द पोएट गिव्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लवर्स लव फॉर अ लेडी, एक प्रेम, सच्चे प्रेमी के प्यार का वर्णन करता है एक लेडी के लिए। द लवर लाइक्ड द येलो कलर ऑफ द लेडीज़ हेयर बट ही डज़ नॉट लाइक हर रैम्पर्ट्स, वो कहते हैं कि उसके पीले बाल तो पसंद करते हैं लेकिन काल के पीछे का जो रैम्पर्ट्स होता है उसको वो पसंद नहीं करता। द लेडी डज़ नॉट अप्रूव हीज लव, जो लेडी उसके प्यार को अप्रूव नहीं करती। सी विशेज सच ए लवर, वो एक ऐसे प्रेमी की इच्छा करती है। हु लव्स हर इंटरनली बट नॉट फिजिकली, जिसको आंतरिक रूप से प्यार करे, उसको फिजिकली प्यार ना करे। सी सेज दैट हर येलो हेयर इज़ टेम्पोरेरी, वो कहती है कि उसके जो पीले बाल हैं वो सिर्फ कुछ ही बालों के हैं, वो अस्थायी हैं, वो टेम्पोरेरी हैं। सी मे डाई दैम इनटू ब्राउन और ब्लैक और कैरेट कलर सोन, वो जल्दी ही उनको काले कर सकती है, भूरे कर सकती है, कैरेट कलर के वो कर सकती है, डाई कर सकती है उनको। देन द पोइट सेज दैट ओनली गॉड लव्स ह्यूमन बींग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोल्स बट नॉट बॉडी, सिर्फ भगवान ही होता है जो हमको हमारे फिजिकल रूप से हमारे प्यार नहीं करता, हमारी सोल को वो प्यार करता है, हमारी आत्मा को प्यार करता है, हमारी अंतरात्मा को वो प्यार करता है। अवर सेल्फलेस लव इज़ ट्रू, हमारा जो केवल निस्वार्थ प्रेम ही सच्चा होता है, जिसमें कोई भी स्वार्थ नहीं छिपा होता। तो गाइज़ ये थी हमारी जो 10th क्लास की NCERT की सभी पॉइंट्स, 10 के 10 पॉइंट हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।
In this part of the video, we are going to discuss the complete poetry section of 11th class NCERT textbook and the name of the textbook is Hornbill. जो 11th class की NCERT इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है हॉर्नबिल, उसका पोइट्री सेक्शन हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे इस एक ही सिंगल वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। यदि आप स्पेशली एचटेट पीजीटी इंग्लिश देने जा रही हो तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पोइट्री सेक्शन को। जो ये 11th क्लास में टोटल 5 पोइम्स हैं। सबसे पहली जो पोइम है गाइस, उसका नाम है अ फोटोग्राफ और जो ये पोइम है वो शर्ले टॉल्सन के द्वारा लिखी गई है। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, द पोइम अ फोटोग्राफ इज रिटन बाय होम, देन यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ इट्स पोइट शर्ले टॉल्सन। जो ये पोइम है वो शर्ले टॉल्सन के द्वारा लिखी गई है। और चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कसिंग इट्स डिटेल्ड समरी। What do we find in this poem? In this poem, the poetess looks at a photograph of her mother and 2 cousins. इस कविता में जो ये कवित्री है शर्ले टॉल्सन, वो एक फ़ोटोग्राफ को देखती है जो उसकी माँ की और उसकी 2 कजिन्स के। कजिन्स कौन होते हैं? चचेरे भाई या फिर चचेरी बहनें, इनको कजिन्स बोला जाता है। जो 3 स्टेंजेस हैं वो उनकी लाइफ के 3 फेजेस को वो डिपिक्ट करते हैं। सबसे पहला जो स्टेंजा है जिसमें जो कवित्री है उसका जन्म भी नहीं हुआ है, वो उस फोटोग्राफ को देखती है। जो फोटोग्राफ में क्या दिखाई पड़ता है उसको, जो 2 कज़िन हैं और दोनों ने उसकी मदर के हाथ को पकड़ा हुआ है। समुद्र किनारे की वो फ़ोटो है और जो उसकी मदर है वो भी एक लड़की है 12 साल की। जब वो फ़ोटो खींची जा रही तब वो 12 साल की थी और जो पोइटेस का अंकल था उसने वो फ़ोटोग्राफ ली थी। तो कवित्री जो है वो ये कहती है कि उसकी माँ का जो फेस है फ़ोटोग्राफ में बड़ा स्वीट उसको नज़र आता है। और जो 3 गर्ल्स हैं, यानी कि जो एक उसकी माँ और जो 2 उसकी चचेरी बहनें, वो दोनों आर स्टैंडिंग एट द सीस, और वो तीनों ही समुद्र किनारे पर खड़ी हैं। एंड द सी वाटर इज वॉशिंग देयर फीट्स, और जो समुद्र का पानी है उनके पैर वो धो रहा है। ये वो फर्स्ट स्टैंजा में देख रही है। फर्स्ट स्टैंजा ये चीज़ डिपिक्ट कर रहा है कि जो उसकी मदर और जो 2 उसकी कजिन्स हैं, तीनों लड़कियाँ हैं। जो उसकी मदर भी है उस टाइम 12 साल की थी और वो बड़े मतलब समुद्र किनारे पे बड़ा स्वीट उसका फेस लग रहा है। ये सब बातें वो दिखा रहे हैं। और जो उसका सेकंड फेज यानी कि जो सेकंड स्टेंजा है, What does it describe? It describe a period about 20 or 30 years. 20 से 30 साल बाद का वो पीरियड दिखाता है। The poetess mother looked at the photograph and told her about her mother. अब जो उसकी माँ है वो उसको उस फोटोग्राफ के बारे में बता रही है। वो कहती है कि जो 2 लड़कियाँ हैं, जो 2 उसकी कजिन्स हैं उस फोटोग्राफ में, बेटी और डोली, उनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। उनके नाम है बेटी और डोली। एंड दे हैड स्पेशली ड्रेस्ड फॉर देयर सी बीच हॉलीडे, और उन्होंने स्पेशली उनकी ड्रेस ली थी स्पेशल बीच हॉलीडे सेलिब्रेट करने के लिए। पोइटेस कहती है कि जो ये सी बिहेव है, जो ये सी बीच हॉलीडे वाज हर मदर्स पास्ट। जो ये बीच हॉलीडे थी वो उसकी मदर का पास्ट था और जो उसकी मदर की लाफ्टर थी वो अब पोइटेस का पास्ट है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट हर मदर इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड, कि उसकी माँ भी संसार में नहीं है। सेकेंड स्टैंजा में हमको ये सब बातें पता लगती हैं कि जो ये सी बीच पे जो हॉलीडे था वो उसकी मदर का पास्ट था और जो उस मदर की लाफ्टर थी वो उस पोइटेस का पास्ट थी। यानी कि इसका मतलब क्या था कि जो उस पोइटेस की मदर है वो अब उस दुनिया में नहीं है। एंड थर्ड स्टैंजा में या फिर थर्ड फेज में क्या पता लगता है हमको, द पोइटेस मदर हैड डेड, पोइटेस की माँ की डेथ हो चुकी है। और जो पोइटेस फोटोग्राफ को देखती है वो याद करती है उसकी मदर को और वो कहती है कि इस परिस्थिति के ऊपर कहने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है और इस सर्कमस्टांस ने उसको साइलेंस बना दिया है और इसी वजह से वो भी साइलेंट बन गई है। तो ये पोइम थी द फोटोग्राफ रिटन बाय शर्ले टॉल्सन। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पोइम। अगली पोइम पर चलते हैं हम। यदि आप इसके स्टैंजेस को रीड करना चाहते हो तो आप इनको रीड कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। जो सेकंड पोइम है अब वो है द लेबरनम टॉप, द लेबरनम टॉप, एंड दिस पोइम हैज़ बीन रिटन बाय टेड ह्यूज़। टेड ह्यूज़ के द्वारा ये पोइम लिखी गई है और चलिए इसको भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो लेबरनम का मीनिंग ही आपसे पूछा जा सकता है क्या होता है। लेबरनम का मीनिंग होता है धतूरा। तो इसमें क्या देखते हैं हम, द पोइट सीज अ लेबरनम ट्रीज। जो कवि है वो एक लेबरनम ट्री को देखता है। आफ्टरनून में सितंबर के महीने की वो बात करते हैं। आपसे ये भी एमसीक्यूज़ की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि वो किस महीने का वो वर्णन करता है टेड ह्यूज़ उसकी पोइम में लेबरनम टॉप में। द टॉप ऑफ दिस ट्री इज़ साइलेंट। जो इस ट्री का जो टॉप है वो बिल्कुल शांत है। अ फ्यू ऑफ इट्स लीव्स आर येलोइंग। जिसके कुछ पत्ते हैं वो पीले पड़ रही हैं।
देन द गोल्ड फिंच बर्ड कम्स एंड द साइलेंस ऑफ द ट्री इज ब्रोकन। एक गोल्ड फिंच नाम की चिड़िया वहाँ पे आती है और इस जो ट्री की शांति है वो टूट जाती है, शांति भंग हो जाती है। इट स्टार्ट्स चर्पिंग। जो पक्षी वो चहचहाना शुरू कर देती है। द गोल्ड फिंच इज़ थिन एंड एक्टिव लाइक अ लिजर्ड। जो ये गोल्ड फिंच पक्षी होता है वो बड़ा एक्टिव होता है, बड़ी पतला होता है, लिजर्ड की तरह वो एक्टिव होता है। एज सुन एज इट एंटर्स द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, जैसे ही वो पेड़ की टहनियों में एंटर करता है, इट बिकम्स नॉइजी, ये बड़ा शोर होता है इससे। और जो इसके यंग वंस होते हैं, जो इसके बच्चे होते हैं, ऑफ द बर्ड्स इन द ट्री, जिसके बच्चे होते हैं वो पेड़ के अंदर होते हैं। नाउ देयर इज़ अ नॉइज ऑफ चर्पिंग एंड द मूवमेंट ऑफ इंजन टू इट्स फुल फोर्स। अब ये चहचहाने की आवाज़ आ रही है और ये चर्पिंग कर रहे हैं, और जो मूवमेंट ऑफ विंग्स, और इसके विंग्स से जो मूवमेंट कर रहे हैं ये, द होल ट्रीज ट्रेम्बल्स, जो पूरा पेड़ है वो इसे ट्रेम्बल करता है, ऐसा लगता है कि वो पेड़ काँप रहा है। द पोइट सेज दैट दिस नॉइज इज इंजन ऑफ द बर्ड्स फैमिली। कवि कहता है कि जो ये इंजन है वो इस बर्ड्स की फैमिली का इंजन है, जो ये शोर हो रहा है वो इस पक्षी की फैमिली का इंजन है। सी ब्रिंग्स दिस इंजन टू इट्स फुल फोर्स, ये इस इंजन का पूरे जोर के साथ, पूरे बल के साथ वो लेकर के आती है। देन इट फ्लाइज आउट एंड सिट्स एट द एंड ऑफ अ ब्रांच, फिर ये उड़ जाती है और एक ब्रांच की एंड पर ये बैठ जाती है। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, द गोल्ड फिंच चर्प्स लाइटली एंड फ्लाइज अवे इन द स्काई, फिर ये बड़े आराम से लाइटली चर्प करती है, चहचहाती है और फिर आकाश में उड़ जाती है। एज सुन एज सी लीव्स द ट्री, जैसे ही वो पेड़ को छोड़ करके जाती है, इट बिकम्स साइलेंट अगेन, ये फिर से शांत हो जाता है। इट अपीयर्स एज इफ इट वर एम्प्टी, और ऐसा लगता है कि बिल्कुल खाली ही था। ये पोइम है, बड़ी आसान सी पोइम है। एवरी पॉइंट ऑफ द समरी हैज़ बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड। इफ़ यू वॉन्ट टू रीड ऑल द स्टैंजर्स देन यू कैन रीड बाई पॉजिंग द वीडियो पॉज करके आप इसके स्टैंजर्स को रीड कर सकते हो। बड़ी आसान सी पोइम है। द लेबनम टॉप बाई टेड ह्यूज एंड अ फोटोग्राफ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बाई शर्लेट ऑल्सन। आपको इन पोइट के नाम और पोइम के नाम याद रखने, सिर्फ 5 ही पोइम है इस 11th क्लास की जो टेक्स्ट बुक है हॉर्नबिल। अब हम चलते हैं जो इसकी थर्ड पोइम है, द वॉइस ऑफ द रेन। द वॉइस ऑफ द रेन एंड दिस पोइम हैज़ बीन रिटन बाई वोल्ट विटमैन। अब देखिए इसमें क्या कहता है कवि। इन दिस पोइम द पोइट सीज द जेंटली फॉलिंग शावर एंड आस्क इट हु इट इज़। इस कविता में जो कवि है बड़ी आराम से गिरने वाली बौछारों से पूछता है कि कौन है ये। स्ट्रेंजली का मतलब होता है बड़े अजीब तरीके से, विचित्र तरीके से। इट गिव्स द आंसर, ये आंसर देती हैं। इट टेल्स द पोइट, ये कवि को बताती हैं दैट इट इज़ द पोइम ऑफ द अर्थ, कि ये पृथ्वी की कविता है। एंड द वॉइस ऑफ द रेन, और बारिश की ये आवाज़ है। द शावर इज़ एटर्नल, जो ये बौछारें हैं वो अनंत हैं। इट राइजेज आउट ऑफ लैंड एंड डीप सी, ये पृथ्वी से उठती हैं और डीप गहरे सागर से उठ करके जाती हैं। फ्रॉम देयर द शावर गोज अपवर्ड, वहाँ से जो ये बौछारें होती हैं ऊपर जाती हैं। देयर इट्स आउटर फॉर्म इज़ टोटली चेंज्ड, मीन्स जो पानी है समुद्र से उठ करके ऊपर जाता है भाप के रूप में, तो इसकी जो आउटर फॉर्म होती है वो पूरी तरह से बदल जाती है। जैसे हम गर्म पानी करते हैं वो भाप बन के ऊपर उठता है, तो इसकी फॉर्म होती है जो वो चेंज हो जाती है। येट इट रिमेन्स द सेम, फिर भी वो सेम ही रहता तो वो पानी ही है। देन द शावर डिसेंड्स होता है, नीचे उतरता है, टू द अर्थ एंड टू वॉश अवे द डॉट्स एंड द डस्ट लेयर्स ऑफ द अर्थ, तभी नीचे आता है और जो पृथ्वी के ऊपर धूल की लेयर होती है उसको ये धो देता है। एंड द सीड्स इन द अर्थ, जो पृथ्वी में बीज होते हैं, वुड रिमेन ओनली सीड्स, वो बीज ही रह जाते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ द शावर। यदि बौछारें नहीं होगी, यदि बारिश नहीं होगी, पानी नहीं होगा, तो जो पृथ्वी पर जो बीज हैं वो बीज ही रह जाएंगे। दे वुड नॉट टेक बर्थ, वो जन्म ही नहीं ले पाएंगे। द शावर सेज दैट नाइट एंड डे, जो बौछारें वो कहते हैं दिन और रात। इट ट्राइज टू गिव लाइफ टू द अर्थ, ये पृथ्वी को जीवन देने की कोशिश करती हैं। एंड मेक इट प्योर एंड ब्यूटीफुल, और इसको प्योर और ब्यूटीफुल बनाती हैं। द शावर सेज दैट अ सॉन्ग आफ्टर फुलफिलमेंट रिटर्न्स इट्स बर्थ प्लेस विद लव, कि पूरा करने के बाद अपना कर्तव्य एक गीत की तरह ये वापस इसके बर्थ प्लेस पर रिटर्न कर लेता है प्यार के साथ। द शावर इज़ ऑल्सो लाइक अ सॉन्ग, एक सॉन्ग की तरह ही भी है। इट टेक्स बर्थ फ्रॉम द लैंड एंड देन इट रिटर्न्स टू इट, ये पृथ्वी से ही जन्म लेता है और वापस पृथ्वी में ही आकर के मिल जाता है। बड़ी सुंदर सी पोइम है ये भी, वोल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई है। यदि आपसे पूछे जाए वोल्ट विटमैन की सिटीजनशिप के बारे में, ये एक अमेरिकन पोइट है। नेक्स्ट चलिए गाइस हम अगली पोइम पे चलते हैं, चाइल्डहुड, जो कि मार्कस नेटन के द्वारा लिखी गई एक कविता है।
इसमें भी देखिए बड़ी खूबसूरत सी एक कविता है, इसको हम रीड करते हैं, इसकी डिटेल्ड समरी को। एवरी पॉइंट, कविता का हर एक पॉइंट इस समरी के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, सिर्फ इन वीडियोज़ को पूरे ध्यान के साथ सुनना है, पूरे अच्छे से समझना है। इन दिस पोएम द पोइट वंडर्स, इस कविता में जो कवि है वो हैरान होता है। व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, कि उसका बचपन कब गुम गया। ही वंडर्स वेदर हिज चाइल्डहुड वेंट व्हेन ही क्रॉस्ड द एज ऑफ 11, वो हैरान होता है कि उसका बचपन तब गुम हो गया शायद जब वो 11 का हुआ, 11 साल का हुआ। और डिड ही लॉस हिज चाइल्डहुड व्हेन ही गेन्ड विजडम, जब उसने बुद्धिमत्ता प्राप्त की तब वो उसका बचपन गुम गया। एंड केम टू नो दैट हेल एंड हेवन आर नॉट रियल थिंग्स, या फिर तब जब उसे पता लगा कि जो स्वर्ग और नरक हैं वो वास्तविक चीज़ें नहीं हैं। दीज कैन नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी बुक्स, इनको जियोग्राफी की बुक्स में नहीं पाया जा सकता, भूगोल की किताबों में स्वर्ग और नरक को नहीं पाया जा सकता। देन द पोइट वंडर्स, फिर कवि को हैरानी होती है। वेदर ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड इनोसेंस व्हेन ही फाउंड द ट्रूथ अबाउट द अडल्ट्स, शायद उसने अपने बचपन को तब खो दिया, उसकी मासूमियत को तब खो दिया जब उसने जो अडल्ट्स होते हैं, जो वयस्क होते हैं, यानी कि जो 18+ के लोग होते हैं, उनकी वास्तविकता को पता लगा, उनका ट्रूथ उसको पता लगा। ही फाउंड दैट, उसने पाया कि जो अडल्ट होते हैं वर नॉट एज दे अपीयर टू बी, वे वैसे नहीं होते जैसे वो अपीयर होते हैं, वैसे जैसे वो दिखते हैं। दे टॉक्ड ऑफ लव, वो प्यार की बातें करते हैं। प्रीच्ड ऑफ लव, प्यार का संदेश देते हैं। बट डिड नॉट एक्ट लविंगली, लेकिन वे प्यार से बिहेव नहीं करते। द पोइट वंडर्स, कभी हैरान होता है। वेदर ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड व्हेन ही रियलाइज्ड दैट हिज माइंड वाज इंडिपेंडेंट, शायद उसने अपने बचपन को तब खो दिया जब उसके मन को ये आभास हुआ कि वो अब स्वतंत्र है। He could produce his own thoughts and had no need to follow the thoughts of other, अब वो अपने खुद के विचार बना सकता है, दूसरों के विचार फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इन द एंड, अंत में, द पोइट वंडर्स वेयर ही चाइल्डहुड वेंट, वो सोचता है कि उसका बचपन अब कहाँ चला गया। ही थिंक्स दैट इट हैज़ गॉन द हिडन इटसेल्फ इन सम इन्फेंट्स फेस, वो सोचता है कि किसी दूसरे शिशु के फेस में उसका बचपन चला गया है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, When he sees an infant's face, जब वो किसी शिशु के चेहरे को देखता है, he remembers his own childhood, उसे अपने खुद के बचपन की याद आ जाती है। बड़ी सुंदर सी पोइम है। मार्कस नेटन कवि, और जो ये कविताओं का नाम है वो आपने ज़रूर याद रखना है। आप इसके स्टैंजर्स को रीड कर सकते हो, बड़े आसान है ये भी। अब हम चलते हैं जो इसकी फाइनल पोइम है, 5th पोइम है, फादर टू सन। इस पोइम से 2022 में जो TGT इंग्लिश था उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था, और TGT के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही। तो मतलब ये है कि यहाँ से ये बात हमको पता चलती है कि जो 11th और 12th के NCERT वो TGT वालों को पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो 2022 में पेपर आया था वो बाकी सालों के मुकाबले काफ़ी टफ था और काफ़ी मुश्किल था उस साल पेपर। ये बात अलग है कि मैंने उसी साल मेरा एस्टेट क्वालिफाई किया था विद 100+ मार्क्स। और जो ये पोइम है वो एलिजाबेथ जेनिंग्स के द्वारा लिखी गई, फादर टू सन। इसमें फादर और सन के रिश्ते बारे में बताया गया है। चलिए इसकी समरी डिस्कस करते हैं हम। दिस पोइम इज़ अ कमेंट ऑन द रिलेशनशिप्स ऑफ इन द मॉडर्न वर्ल्ड, जो ये पोइम है वो एक कमेंट है मॉडर्न वर्ल्ड की रिलेशनशिप्स के ऊपर। इन दिस पोइम, इस कविता में, अ फादर इज स्पीकिंग, एक पिता बोल रहा है। एंड ही एंड हिज सन, वो और उसका बेटा, हैव लिव्ड इन द सेम हाउस 4 years, कई सालों से वो और उसका पिता एक ही घर में रहते रहे हैं। येट देयर इज़ अ काइंड ऑफ गैप बिटवीन दैम, फिर भी उनके बीच में एक गैप है। द सीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज़ ईदर डेड और इट इज़ सोन ऑन द स्ट्रेंज लैंड विच बिलोंग्स टू हिज सन ओनली, उनके बीच एक गैप है, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं है, तो मर गई है, या फिर वो ऐसी ज़मीन के ऊपर बिजी गई है जो सिर्फ उसके बेटे से ही संबंध रखती है। दे स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, वो बिल्कुल अजनबियों की तरह बातें करते हैं। देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम, उनके बीच अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं है। ऑल्दो द सन हैज़ ग्रोन अप द वे हिज फादर वांटेड, जबकि उसका जो बेटा है वो उसके पिता के अकॉर्डिंग ही बड़ा हुआ है। येट द फादर कैन नॉट शेयर व्हाट हिज सन लव्स, फिर भी उसका जो बाप है वो चीज़ें शेयर नहीं कर सकता जो उसके बेटे को अच्छी लगती हैं। द सन हैज़ ग्रोन एंड हैज़ हिज ओन वर्ल्ड एंड डिज़ायर्स, जो बेटा है वो बड़ा हो चुका है और उसका खुद का संसार है, उसकी खुद की कुछ इच्छाएं हैं। द फादर विशेज दैट ही वुड रिटर्न टू हिज फादर्स हाउस इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ न्यू वर्ल्ड, उसका जो पिता है वो ये इच्छा करता है जिसको उसका बेटा है वो वापस उसके पास लौट आए, एक अलग दुनिया बसाने की बजाय। इफ़ ही रिटर्न टू हिज फादर्स हाउस, यदि उसके पिता के घर में लौट करके आता है, ही वुड फॉरगिव हिम, वह उसको माफ़ कर देगा। एंड वुड रिवाइव द ओल्ड लव, और फिर से वो उसके पुराने प्यार को वो जीवित कर लेगा। द फादर सेज दैट ही एंड हिज सन हैव टू लीव
ऑन द सेम लैंड। वो कहते हैं उनको सिर्फ एक ही ज़मीन पे रहना है, येट दे कैनॉट शेयर देयर थॉट्स, फिर भी वो अपने विचार शेयर नहीं कर सकते। द फादर कैनॉट अंडरस्टैंड वाई हिज ग्रीफ ऑफन चेंजेस इनटू एंगर। उसका जो पिता है वो ये नहीं समझ पाता कि जिसका दुख है वो गुस्से में क्यों बदल जाता है। दे पुट ऑन देयर हैंड्स, वो अपने हाथ खड़े कर लेते हैं, बट दीज आर एम्प्टी, लेकिन ये खाली रहता है हर बार। बोथ ऑफ देम विश दैट देयर वर समथिंग टू फॉरगिव, दोनों चाहते हैं कि कुछ न कुछ हो जिससे मैं दूसरे को माफ़ कर पाएँ, बट इट इज़ नॉट देयर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो दे कंटिन्यू टू लिव देयर एम्प्टी लाइव्स, और इस प्रकार से अपनी खालीपन भरी ज़िंदगी को जीते रहते हैं फादर टू सन। तो ये थी 5 पॉइंट जो हमने डिस्कस कर लिए। वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। In this part of the video, we are going to discuss the complete poetry section of 12th class NCERT textbook, and the name of the textbook is Flamingo. So let's get started. Only 5 or 6 poems are there in 12th class NCERT textbook, and the first one poem is My Mother at 66, and this poem has been written by Kamala Das. You have to remember the poem name and the poet name also. What do we find in this poem? In this poem we find that the poetry है जो कमला दास है वो उसके पेरेंट्स के घर से जा रही है शुक्रवार को अपने माता पिता के घर से कोचिंग, यहाँ पे आपसे नाम पूछ, कोचिंग जा रही है। वो कोचिंग आते हुए कार में जो उसकी साइड में उसकी मदर देखी थी, इसने बैठी हुई थी, उसको देख रही थी वो, और उसके सोते हुए मुंह को उसने देखा था। उसका जो चेहरा था वो किसी मुर्दे की राख जैसा रंग लिए हुआ था, बिल्कुल वो बेजान सा लग रहा था, और वह उतनी बूढ़ी थी जितनी वो दिखाई भी दे रही थी। और उसने वो कष्ट, वो दुख वो अनुभव करती है कि उन विचारों के संसार से वो कहीं दूर चली गई है, और सीधे ही उसने उस विचार को मन से निकाल दिया। यानी कि वो अपनी माँ की उस बेजान से चेहरे को देख करके, यहाँ पे आपको पॉइंट के नाम से पता चल रहा है माई मदर एट 66, यानी टोटल 66 साल की उम्र में जो एक इंसान का चेहरा हो जाता है बिल्कुल झुर्रियों वाला, बेजान सा, नीरस और उबाऊ, उसको देख करके वो बड़ी दुख हो जाती है। जब वो कोचिंग आ रही होती है उसके पेरेंट्स के घर से, तो जल्दी ही वो उस विचार को उसके मन से निकाल देती है। यहाँ पे आप उसके पोइम का नाम और उसके पोइट का नाम देख सकते हो, माई मदर एट 66, एंड द पोइटेस इज़ कमला दास। नेक्स्ट इसका जो सेकंड स्टेंजा है, इस स्टेंजे में हम क्या देखते हैं कि जब वो वहाँ से वापस आ रही है गाड़ी में बैठ करके, साइड में उसकी मदर बैठी हुई है, वो बाहर देख रही है, छोटे पेड़ों को पीछे भागते हुए देख रही है। जब वो स्पीडली गाड़ी आगे बढ़ती है तो हमें ऐसा लगता है कि जो पेड़ होते हैं पीछे की तरफ भाग रहे हैं, और वो बच्चे खुश हो रहे हैं जो घरों से बाहर भागते हैं उन बच्चों को देख रही है। परंतु फिर वो एयरपोर्ट की सुरक्षा चेक के बाद जब वो सिक्योरिटी चेक होती है, तब वो वापस उसकी तरफ देखती है और कुछ दूरी पर खड़ी होती है, और कमज़ोर वो पीली, उसकी मदर के चेहरे को वो बड़ा कमज़ोर, और उसका जो वो पीला पाती है, मतलब पीलापन पड़ गया, पेल हो गया उसका जो चेहरा बुढ़ापे की वजह से, जूरी की वजह से। तो ये सब चीज़ें उसको बड़ी दुखी देती हैं। आगे उसका जो चेहरे की तुलना की गई है शीतकाल के अंतिम दिनों का चांद, यानी कि जो चांद से उसकी तुलना की गई है, और फिर भी पुराना जो दर्द वो महसूस कर रही है जो उसे बचपन में सताता था। और फिर वो सिर्फ इतना कहती है, अम्मा फिर मिलेंगे, सी यू सून अम्मा, और वो सिर्फ मुस्कुराई मुस्कुराई और मुस्कुराई, बस यहीं पे उसकी जो पोइम है ये कमला दास की माई मदर एट 66 ख़त्म हो जाती। बस यही पोइम थी, छोटी सी बड़ी इंटरेस्टिंग सी पोइम है। आप इसके MCQs देख सकते हो, बड़े इजी से हैं। जो मैंने समरी बताई है वो वहीं पर जा रहे हैं, वहीं से उससे बाहर एक भी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं जा रहा। पेल और वीक, उसको मदर का चेहरा उसको दिखाई पड़ता है, पेल एंड वीक, आप बिल्कुल देखते ही समझ जाओगे। और बस ये आप देख लेना पोइटेस के मन में क्या विचार आता है उसकी मदर को देख करके। उसको विचार आता है कि हर मदर वुड डाई सून, वो जल्दी ही मर जाएगी। टू होम डज द पोइटेस बिड फेयरवेल, किससे विदाई लेती है वो? टू हर मदर, उसकी मदर से वो फेयरवेल लेती है। अगली जो पोइम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, स्टीफन स्पेंडर की लिखी हुई पोइम है, और इसमें जो पोइट है वो डिस्क्राइब करता है क्लासरूम ऑफ अ स्कूल इन अ स्लम, एक गंदी बस्ती में एक स्कूल का वर्णन करता है। और वो सोशल इनजस्टिस, जो सोशल असमान अन्याय है और जो असमानता है उसको वो दिखाता है कि जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं क्लास में, वो बड़े पीले दिखाई दे रही हैं, उनके जो बाल हैं बिना जड़ के खरपतवार जैसे हो गए हैं, और वो बिल्कुल जो गंदे बस्तियों से वो बिलोंग करते हैं, उनका फ्यूचर अंधेरे में है। लेकिन उनके बीच में कुछ वो हैं जो जिनके सपने हैं वो बाहर खुले आसमान में वो निकलने का एक सपना लेते हैं। कभी सोचता है कि जो ये बेचारे बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको उस गंदी
बस्ती से उन गंदी सिचुएशन से, गंदी कंडीशन से बाहर लेकर के जाया जाना चाहिए और उनको भी एक खुली हवा में सांस लेने का मौका देना चाहिए। ओनली हेल्दी चिल्ड्रन कैन ड्रीम हाई एंड क्रिएट हिस्ट्री। सिर्फ जो बच्चे खुली हवा में सांस लेते हैं उनके स्वप्न देख सकते हैं और वही इतिहास बना सकते हैं। इस पर मैं ये कहना चाहता है, वो कुछ भी नहीं है इसमें। वो बच्चों की वो बड़ा पैथेटिक कंडीशंस वो बताता है। इसमें पैथेटिक होता है, मिजरेबल कंडीशन, वो बच्चों को एक्सप्लेन करता है इस पोइम में। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। स्लम यानी कि गंदी बस्ती में स्कूल क्लासरूम का वो वर्णन कर रहा है। स्टीफन स्पेंडर की लिखी हुई ये कविता है, बिल्कुल आसान है। बच्चों को बताया गया कि किस प्रकार से गरीब बच्चे हैं, कुपोषण के शिकार हो गए हैं, खुली हवा नहीं है उनके पास, मतलब धूल धुआं पोल्यूशन है एवरीवेयर। और जो उनके कमरे में फिर शेक्सपियर की पिक्चर है, मैप ऑफ द वर्ल्ड है, इन चीज़ों का उनके लिए कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उनके जीवन में तो ये संसार है ही नहीं। ये तो उनके लिए मीनिंगलेस हो चुका है। जो मैप है डज नॉट शो देयर नैरो एंड डर्टी लेन्स। जो ये मैप है, जो नक्शा वहाँ पे टंगा हुआ दीवार पर, वो उनकी गंदी बस्तियों को नहीं दिखाता, उन भीड़ भाड़ भरी गलियों को वो नहीं दिखाता। द वर्ल्ड ऑफ द रिच एंड द पावरफुल लैंड हैज़ मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक शिप्स, सनशाइन एंड लव। जो ये संसार है अमीरों का, उनके पास तो बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, शिप्स हैं, सनशाइन्स हैं, लव है। और जो पुअर चिल्ड्रन हैं वो टेम्प्टेड इन वेन टू स्टील दिस थिंग्स। वो उनको ललचाते हैं इन चीज़ों को चुराने के लिए, उनको ललचाया जाता है। तो वो ललचाएंगे इन चीज़ों को देख कर के, जब वो इन चीज़ों से डिप्राइव होंगे, वंचित होंगे। दे आर अंडर नरिश्ड अनप्रोटेक्टेड अगेंस्ट कोल्ड। ठंड से उनकी कोई सुरक्षा नहीं की जाती। उनकी जो हड्डियाँ हैं, ऐसा लगता है कि वो स्किन में से झाँक रही है। और उनका जो अपना पूरा टाइम है वो भीड़ भाड़ भरी गलियों में और भीड़ भाड़ वाली झोंपड़ियों में उनको बिताना पड़ता है। ये सब बातें हमको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। आप इसको थोड़ा और पढ़ सकते हो, बाकी इतना काफ़ी आपके लिए क्या कुछ वहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ MCQs की फॉर्म में ये सोशल इनजस्टिस और क्लास इनक्वालिटी को दिखाया गया है। उनकी जो लाइफ ऑफ पेल और लाइफलेस दिखाई गई है। और जो एक बच्चा है जिसकी 3 बॉय ब्लॉक्ड है, जिसकी जो ग्रोथ है वो रुक गई है, पतली लड़की, क्यों? ड्यू टू अ डिजीज़, एक बीमारी की वजह से उसकी जो ग्रोथ है वो रुक गई है। किसकी पिक्चर टंगी हुई दीवार पे? शेक्सपियर की पिक्चर टंगी हुई है। और ये सब आप देख सकते हो, कुछ भी नहीं है इसमें मुश्किल। ये देखिए, विच पीपल क्रिएट हिस्ट्री। कौन से लोग इतिहास बनाते हैं पोइट के अनुसार? वही जिनकी ग्रोथ होती है, जो वो हेल्दी होती है। नेक्स्ट पोइम है कीपिंग क्वाइट। और ये तो जो पूरी पोइम ही दी गई थी, आई थिंक 2023 PGT के पेपर में पूरी पोइम दी गई थी। और उसके रिलेटेड कुछ 5-7 क्वेश्चन देखिए कॉम्प्रिहेंशन के। जैसे आपके पास हर बार आता है ये कॉम्प्रिहेंशन के रूप में, तो एक पैसेज आता है या फिर एक पोइम आती है। तो वो पैसेज, एक पोइम दी गई थी आपके पास, यही पोइम थी कीपिंग क्वाइट, W नेरूदा। इसमें कभी क्या कहता है कि मैं 12 तक गिनती गिनूँगा और सभी इनएक्टिव हो जाएंगे, सिर्फ इंस्पेक्शन करेंगे वो, बस कुछ भी ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं है। कभी सुझाव देते हैं कि मेरा जो सारा काम है वो स्थगित करके खड़े हो जाना चाहिए जब तक वो 12 गिनता है, और कुछ देर के लिए शांत होना चाहिए, फिर किसी भाषा में नहीं बोलना चाहिए, बिना हिले खड़े रहना चाहिए। और यही जो हिस्टोरिकल मोमेंट बन जाएगा, यही जो मोमेंट होगा बिल्कुल जो इनएक्टिविटी का है, वो एक हिस्टोरिकल और फैसिनेटिंग मोमेंट बन जाएगा हमारे लिए। कोई भी ट्रेन, कोई कार, कोई मशीन नहीं चलेगी, और जो सभी लोग हैं वो अचानक से एक हो जाएंगे, यूनाइटेड हो जाएंगे। और जो सभी पीपल हैं एग्री होंगे इस पॉइंट पे, फॉरगेट देयर डिफरेंसेस। उनके बीच में जो फ़र्क है, जो भेद हैं, उनको भूल जाएंगे। और जो फिशरमैन है इस टाइम के दौरान जब वो इंस्पेक्शन करेंगे, शांत रहेंगे। जो फिशरमैन है वो व्हेल को मारेगा नहीं, और जो नमक इकट्ठा करने वाले हैं उनके काम को रोक देंगे। और उनके जो बहते हुए खून बहते उनके हाथ हैं, वो जिन हर्ट हो गए उनके हाथ जो ये काम करते हुए साल्ट इकट्ठा करने वालों की। और जो वार इंडस्ट्रीज़ हैं वो वेपन्स बनाना बंद कर देंगी, लीथल गैसेस बनाना वो बंद कर देंगी। लीथल होता है घातक, और कोई भी लड़ाई नहीं होगी। तो कभी सोचता है कि ये सब वार्स हैं जो मीनिंगलेस हो जाएंगी, बिकॉज इन द लिटिल वार्स ऑफ फ्यूचर नो सर्वाइवर विल लेफ्ट। जो ये वार्स हैं तो बिल्कुल मीनिंगलेस ही हो जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर में कोई भी नहीं बचने वाला इनकी वजह से। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, लड़ने के बजाय लोगों को एक जगह पे आना चाहिए, बेस्ट क्लोथ्स एंड वॉक हैंड इन हैंड, हाथों में हाथ डाल के भाइयों की तरह चलना चाहिए छायादार पेड़ों के नीचे। कुछ ऐसी जो साइलेंस और स्टिलनेस है वो बड़ी बेनिफिशियल होगी। और लोग जो करते हैं इंस्पेक्शन विल बी एबल टू फाइंड देयर ऑन फॉल्ट। इससे क्या होगा, लोग अपनी गलतियां ढूंढने में समर्थ हो जाएंगे। बस यही सब बातें हैं कि इनएक्शन का मतलब डेथ नहीं होता। एक्शन इज़ द होल मार्क ऑफ लाइफ। जो एक्शन होता है वो
ज़िंदगी का चिन्ह होता है, और जो इनएक्शन होता है मतलब डेथ होती है, द पोएट डज नॉट वांट टू हैव एनी एसोसिएशन विद डेथ। लेकिन कभी ये नहीं चाहता है कि यदि मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इनएक्टिव हो जाइए तो इसका मतलब डेथ नहीं। ही ओनली वांट्स दैट वॉर्स इंडस्ट्री एंड वियोलेंस शुड कम टू एन एंड। वो सिर्फ ये चाहता है कि जो ये वॉर इंडस्ट्री, जो युद्ध बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, सामान बनाने वाली फैक्ट्री हैं, वो बंद होनी चाहिए, और वो अपने आप को धमकी देता है हिमसेल्फ विद डेथ। बस यही सब बातें हैं कि जो कवि कहना चाहते हैं कीपिंग क्वाइट इसमें। वो यहाँ पे आप इसके एमसीक्यूज देख सकते हो, बड़े इजी हैं ये भी। नेक्स्ट जो पोइम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन कीट्स की लिखी हुई कविता है। इसमें कवि ये कहना चाहता है कि जो एक थिंग ऑफ ब्यूटी होती है वो हमेशा के लिए हमें खुश देने वाली होती है, और इसके लिए हम अनंतता तक इसकी जो खुशी है वो एंजॉय कर सकते हैं। बहुत आसान है, सिर्फ यही है कि सुंदरता की एक चीज़ है जो हमेशा हमें सुख और आनंद देती है, एटर्नल सोर्स ऑफ जॉय होती है। इसकी जो लवलीनेस होती है वो कभी भी कम नहीं होती, पैसेज के साथ, वो टाइम के साथ कम नहीं होती, जबकि ये बढ़ती चली जाती है। सुंदर चीज़ें होती हैं जो सूदिंग होती हैं, कूलिंग शेड ऑफ पावर, साउंड हेल्थ और मेंटल पीस। तो ये सब बातें वो डिस्क्राइब करता है यहाँ पे। कुछ भी मुश्किल नहीं है इस पोइम में, आप इसको देख सकते हो। फैसिनेटिंग होती है, स्टोर हाउस जो नेचर होती है, नेचर पोइम है थिंग ऑफ ब्यूटी, तो यहाँ से आप इसको रीड कर सकते हो। बस आपको मेनली क्या याद करना है, पोइम और पोइट नेम। नेक्स्ट है अ रोड साइड स्टैंड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई ये कविता है। इसमें क्या है कि जो एक रोड साइड स्टैंड होता है कि रोड के किनारे जो छोटी मोटी दुकानें लगी होती हैं, गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इनके पास आती हैं, वो रुकती हैं, सिर्फ वो ये पूछने के लिए रुकती हैं कि रास्ता कहाँ जाएगा, या फिर कोई पेट्रोल पंप है। वो उनसे कुछ सामान खरीदने के लिए नहीं रुकती हैं, और जबकि इनसे कुछ सामान खरीदना चाहिए। बस ऐसी ये पोइम है कि सारा दिन वो कारें आती जाती रहती, लेकिन कोई भी वहाँ पे नहीं रुकता। और जो कवि है गरीब लोगों की वर्णन करता है, उनकी सहानुभूति से उनका जो बड़ा वर्णन करता है, और वो यही कहना चाहता है कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए, इनसे कुछ चीज़ें खरीदनी चाहिए। वो सिर्फ ताकते रहते हैं। रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई कविता है, आप इसको डिटेल में रीड कर सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द ओनर ऑफ द ओल्ड हाउस बिल्ट एट द एज ऑफ द रोड। उसने शेड, टेम्परेरी शेड, छप्पर बना के बैठते हैं वो वहाँ पे छाया के लिए। और क्या आप वो एक्सपेक्ट करते हैं, पीपल रुकेंगे और वहाँ से जो चीज़ें खरीदेंगे। रिच पीपल हैं वो कैसा फील करते हैं जब वो शेड को देखते हैं, तो बड़े इरिटेट हो जाते हैं ऐसी छोटी मोटी छप्परों को देख के वो। और जो रिच पीपल है क्या सोचते हैं शेड के बारे में कि एक अगली, एक बद्दिश जगह है ये। गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है इनकी पुअर पीपल के प्रति, बड़ा इंडिफरेंट सा है, अलग सा वो उनका नज़रिया है। अगली जो पोइम है आंट जेनिफर्स टाइगर, एड्रीन रिच की लिखी हुई कविता है। इस कविता से क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये ऐसी महिला के बारे में है जिसका जो मैरिड लाइफ है वो हैप्पी नहीं है। उसके पति के हाथों में बहुत से कष्ट भोगी हैं। वह क्या करती है, एम्ब्रॉयडरी करती है, पैनल पर शेरों के चित्र बनाती है, लेकिन वह ऐसे कष्टों में फंसी हुई है जिसने उसको कुचल दिया है, शादी के कष्टों को भोगा है। शेरों को अपना आदर्श बनाती है, और शक्ति से, शेर शक्ति और आज़ादी का प्रतीक है। यहाँ पे जो आंट जेनिफर है वो पैनल पर क्या कर रही है, टाइगर बना दी है उसने कढ़ाई से उनकी कपड़े पर, स्ट्रिप ऑफ उलन क्लॉथ, और वो फिगर बना रही टाइगर्स के आइवरी निडल, एक सुई की सहायता से। और फिगर ऑफ टाइगर रोमिंग फ्रीली इन द फॉरेस्ट, और जो कैसे बनाई उसने, वो आज़ादी से जंगल में घूम रहे हैं। दे डू नॉट फियर ऑफ मैन स्टैंडिंग अंडर द ट्री, उनके पास, उनको कोई डर नहीं है कि लोग जो बाहर खड़े हैं, पेड़ों के पास खड़े हैं, कोई डर नहीं उनका। वो बिल्कुल निडरता से कदम चलते रहते हैं ऐसे ही। आंट जेनिफर बूढ़ी और कमज़ोर हो गए, उसके जो हाथ हैं वो मूव कर रहे हैं वूल में से, उसकी जो फीबल फिंगर हैं, कमज़ोर उंगलियां हैं, बड़ी मुश्किल हो रही है उस नीडल को खींच पाना उस वूल के ज़रिए, वूल के अंदर से। उसकी जो मैरिड लाइफ है वो भी एक सफल लाइफ नहीं रही है। उसका जो हस्बैंड है उससे वो काफ़ी पीड़ित रही है, उसने काफ़ी टॉर्चर सहन किया है। वो फील्स करती है जो हैवी वेट ऑफ मैरिज है, रिंग है, गिवन टू हर बाई हर हस्बैंड, सी फील्स टाइड डाउन बाई दैट वेट, इस वजन की वजह से वो झुक गई है। When Aunt Jennifer is dead, जब वो मर जाती है, even her hands will tell the whole story of her unhappy life, जो उसके हाथ हैं, जो हाथों में निशान बने हुए हैं, वो उसकी अनहैप्पी लाइफ की पूरी स्टोरी बताएंगे। द सर्कुलर मार्क ऑन हर हैंड विल टेल द टेल ऑफ हर सफरिंग, जो ये सर्कुलर मार्क है उसके हैंड पर, वो बताएगा कि उसने कितनी पीड़ा सहन की है। जो ऑर्डियल्स ऑफ मैरिड लाइफ है कैन रीड बाई सीडिंग हर हैंड्स, उसकी जो कठिनाई है उसके हाथों को देख करके बताई जा सकती हैं। बट द टाइगर क्रिएटेड बाई हर विल गो ऑन प्लेइंग मेरिली एंड फेयरलेसली, लेकिन जो टाइगर्स उसने ड्रॉ किए हैं, जो बनाए हैं उसने, क्रिएट किए हैं, वो ऐसे ही निडरता से खेलते रहेंगे, और मैरीलेसली, वो मैरिली खुशी से, फियरलेसली निडरता से वो ऐसे ही उछलते रहेंगे जो पैनल पे उसने क्रिएट किए हैं। तो जो टाइगर बनाए हैं उसकी पति की जो टॉर्चर है उसको वो
एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए उसके ज़रिए। तो ये थी पॉइंट जो हमने डिस्कस कर लिए कंप्लीट पोइट्री सेक्शन। होप यू लाइक द वीडियो, देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।